हेलो, दिस इज अखिल रॉय। वेलकम टू दिस अमेजिंग चैनल एनसीईआरटी वाला। और संकल्प बैच के अंदर मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 5, जिसके अंदर हम लोग करने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। क्यों हिला डाला ना? यस, पार्शियल फ्रैक्शंस जो कि एक बहुत मजेदार टेक्निक है इंटीग्रेशन को करने के लिए, जिसके अंदर हमारे पास कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनको हम लोग फैक्टराइज करके उनके पार्शियल फ्रैक्शंस बनाते हैं और फिर उसके बाद उसको यूं इंटीग्रेट करते हैं कि वो धुआं धुआं हो जाता है। तो चलिए आज हम लोग जानेंगे कि पार्शियल फ्रैक्शंस की मदद से हम लोग कैसे इंटीग्रेट करते हैं। ऑब्वियसली बात है कि हम लोग हर फंक्शन को नहीं कर सकते, एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ फंक्शंस को ही हम लोग पार्शियल फ्रैक्शंस का यूज करके इंटीग्रेट करते हैं। ऐसे बहुत सारे मेथड्स होते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने बाई पार्ट्स देखा, तो अब हम लोग बात करेंगे पार्शियल फ्रैक्शंस और बाई पार्ट्स नहीं, आपने क्या देखा? स्पेशल इंटीग्रेशन का एक कॉन्सेप्ट देखा। इसी तरीके से हम लोग आने वाली क्लास में बाई पार्ट्स भी देखेंगे, है ना। तो बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो उनमें से हम लोग आज बात करने वाले हैं पार्शियल फ्रैक्शंस के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के अब शुरुआत करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शंस क्या है, कैसे है? तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हमें जानना है कि पार्शियल फ्रैक्शंस होते क्या हैं, और फिर हमें जानना है कि पार्शियल फ्रैक्शंस की मदद से हम लोग इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। ऑब्वियसली पार्शियल फ्रैक्शन बन जाएगा तो इंटीग्रेशन बहुत तेजी से बन जाएगा, अपने आप बन जाएगा। तो हमें सिर्फ पहले समझना है कि पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है और उसे बनाया कैसे जाता है। तो लेट्स बिगिन कि हम लोग पार्शियल फ्रैक्शंस की बात कर रहे हैं। सबसे पहले कि पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है। पार्शियल फ्रैक्शन होता है कि हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन ले लीजिए, जैसे मैं कहता हूं 5/6 या फिर 1/6। मैं ये दो फ्रैक्शन इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इनको आसानी से तोड़ा जा सकता है। आप किसी भी फ्रैक्शन को दो अलग अलग फ्रैक्शंस में तोड़ सकते हो। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि सर अगर मैं 5/6 लिख रहा हूं तो इसका मतलब मेरे पिज्जा के 6 बराबर टुकड़े किए गए हैं, है ना। 6 बराबर टुकड़े किए गए हैं, उसमें से हमारे पास ये 5 फ्रैक्शंस की बात हो रही है। इन 5 फ्रैक्शंस की, दैट इज 5/6। अब इसे हम लोग ये बोल सकते हैं कि हम लोग इसे कह सकते हैं कि सर ये 1/3 और ये 1/2 के बराबर है। किसके बराबर है? 1/3 और 1/2 के बराबर है। सर ये हमें नहीं समझ में आया, ये समझ में नहीं आया। 1/3 और 1/2 कैसे बराबर है? जब आप इसे एलसीएम लेंगे तो ये 2 हो जाएगा और ऊपर 3 हो जाएगा, तो 2 + 3 अपॉन में 5/6 हमारे पास हो जाएगा। तो इसको हम लोगों ने कैसे तोड़ा, ये चीज हमें अगर समझ में आ जाती है तो बहुत आसानी से हम लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है। एंड अगर आप बात करेंगे यहां से कि 1/3 + 1/2 हमारे पास कितना होगा, तो आप कहेंगे कि अगर मैं 1/2 ले लेता हूं तो ये वाला पार्ट हो जाएगा, है ना। और अगर मैं 1/3 ले लेता हूं तो 1/3 कितना हो जाएगा? ये वाला पार्ट हो जाएगा। सो दिस इज 1/3। तो अगर मैं इसको जोड़ देता हूं, इस वाले पार्ट को यहां पर जोड़ देता हूं, तो ये वाला पार्ट ऐसे जुड़ जाएगा। सो 1/3 + 1/2 क्या बन जाता है? 5/6। ये वाला रीजन हमारे पास बन जाता है ना। ये वाला शेप देख पा रहे हैं? 1/3, ये दिस इज 1/2 पार्ट, दिस इज 1/3 पार्ट। तो इन जब को जोड़ा तो हमारे पास 5/6 का पार्ट बन जाता है। सो दिस इज पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट। आप इसे कई और फ्रैक्शंस में भी तोड़ सकते हो, जरूरी नहीं है कि 1/2 और 1/3 में ही हम तोड़ सकते हैं, हम इसे दूसरे किसी फ्रैक्शन में भी तोड़ सकते हैं। बट हम लोग प्रेफर ये करते हैं कि हमारे पास यहां पर जो 6 है इसके फैक्टर्स लिए जाए। इसके फैक्टर क्या है? 2 और 3 है, तो दिस आर फैक्टर्स। तो इन्हीं फैक्टर्स के बेसिस में हम लोग तोड़ने की कोशिश करते हैं कि ये अगर 2 पार्ट्स में तोड़ा जाए या 3 पार्ट्स में तोड़ा जाए तो उसके बेसिस पे ही 6 पार्ट बनाने आसान होंगे, बिकॉज द एलसीएम ऑफ द पार्ट्स हम लोग यहां पर ले रहे हैं। सो दिस इज बेसिक्स, बिल्कुल बेसिक्स। तो हम इसी चीज को यूज करेंगे। कहां पर यूज करेंगे? हम लोग यूज करेंगे इनको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को पार्शियल फ्रैक्शन बनाने में, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को। सो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये तो नंबर्स थे ना, तो ऐसे ही हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को पार्ट्स में तोड़ेंगे। और ये जो दो पार्ट्स आप लोगों के पास आते हैं, ये हमारा फ्रैक्शन हो गया, ये पार्ट हमारा फ्रैक्शन हो गया, और ये पार्ट जो है वो हमारा क्या बन जाता है? दिस इज पार्शियल फ्रैक्शंस। ये पार्ट्स है ना मेरे दो, ये क्या है? ये दो पार्ट्स हैं, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शंस। सो दिस इज बेसिक, क्लियर, ओके। मजा आया तो जरूर बताना कि आज कुछ सीखा, बढ़िया सीखा, कुछ देखने को भी मिला, बढ़िया। और इसी के साथ फिर हम लोग इसका इस्तेमाल जब हम लोग एल्जेब्रिकली करेंगे तो हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट निकल कर आते हैं जिनको आपको सबसे पहले समझना है। तो हमें यहां पर
इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन करने से पहले ये समझना है कि ये पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग अलजेब्रिक की सीख रहे हैं तो किस तरीके के फंक्शंस पर लगाना सीख रहे हैं, बिकॉज अगर हमें वो फंक्शन पहचान में आ जाते हैं तभी तो मैं पार्शियल फ्रैक्शंस को वहां पर अप्लाई करना शुरू करूंगा, बिकॉज हमें जब पता ही ना हो तो हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन क्यों सीख रहे हैं, क्यों, कैसे सवाल होंगे जिनको हमें पार्शियल फ्रैक्शन से करना है। तो उसके लिए यहां पर देखिए बेटा एक फॉर्म हम लोग लेकर आ रहे हैं, दैट इज नेक्स्ट फॉर्म, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि अगर मेरे पास fx और gx का जो क्वोशिएंट है, ठीक है, फ्रैक्शन जो है ये एक ऐसा फंक्शन आप इसे कह सकते हो जिसे रेशनल फंक्शन कह सकते हो, क्योंकि fx भी आपका एक पॉलिनोमियल होगा और gx भी आपका एक पॉलिनोमियल होगा, तो ये एक रेशनल फंक्शन होगा। हमें रेशनल फंक्शन को अगर इंटीग्रेट करना है तो वी हैव सम सॉर्ट ऑफ केसेस, क्योंकि हर तरीके का सवाल एक जैसा नहीं होता है, तो हम कहते हैं फर्स्ट स्टेप आप इसे एक ही ऑर्डर में चलेंगे कि आपको चेक करना होगा तो आप ऐसे करके ही चलेंगे, हमेशा पहला स्टेप चेक करेंगे, फिर दूसरा करेंगे, फिर तीसरा करेंगे, फिर चौथा करेंगे। मान लीजिए कि अगर आपका पहला स्टेप वेरीफाई हो जाता है तो फर्स्ट यू विल फॉलो द फर्स्ट स्टेप। अगर आपका पहला स्टेप फॉलो हो जाता है तो आप उसी स्टेप को फॉलो करोगे, आगे के स्टेप्स को चेक नहीं करोगे जब तक आपका वो चीज कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है। फिर जैसे मान लीजिए अगर आपका सेकंड स्टेप पे वेरीफाई हो गया, फर्स्ट स्टेप फेल कर गया, सेकंड स्टेप आपका वेरीफाई कर गया और सेकंड स्टेप वेरीफाई कर गया, तो आप सेकंड स्टेप वाला काम करोगे, आप आगे नहीं जाओगे। अगर उससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो ही आगे जाना है। अब इसके बाद हम लोगों को स्टेप 3 हो गया, फिर स्टेप 4 हो गया, इसी तरीके से हम लोग चलेंगे। तो यहां पर हम लोगों ने देखिए स्टेप 1 क्या कह रहा है कि मान लीजिए ऊपर वाला पॉलिनोमियल और नीचे वाला पॉलिनोमियल, दोनों पॉलिनोमियल की डिग्री भी होती होगी। तो ये कह रहा है कि अगर ऊपर एक बड़े डिग्री वाला पॉलिनोमियल है तो पहले उसको डिवाइड करके छोटा बना लो। डन। क्या करना है, अगर ऊपर वाले पॉलिनोमियल की डिग्री नीचे वाले पॉलिनोमियल की डिग्री से ज्यादा है तो डिवाइड कर लो। एग्जाम्पल से समझाता हूं इस चीज को। सपोज कीजिए आपके पास एक पॉलिनोमियल है x+1 अपॉन में x² + 3x+2, ठीक है, एक पॉलिनोमियल ये फ्रैक्शन में आ गया। ऊपर की डिग्री क्या 1 है, नीचे की डिग्री 2 है, तो अभी ये पहला वाला स्टेप इसमें कर रहा है फेल। क्यों? क्योंकि ऊपर की जो डिग्री है वो नीचे से कम है, चलता है। लेकिन ये कह रहा है कि अगर मेरे पास x² + 3x+2 डिवाइडेड बाई x+1 है तो अब ऊपर का जो डिग्री है वो नीचे से ज्यादा होता जा रहा है, और अगर ये बराबर भी हुआ, मान लो अगर यहां पे x² + 1 मैं लिख देता हूं तो अब दोनों की डिग्रीज बराबर हैं, तो हमारा स्टेप 1 रुकने का टाइम आ गया है। उसने बोला देन क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवीजन के लिए बेटा आप लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो, जो क्लास 10th में आपको सिखाया जाता है। कैसे कि अगर x² + 3x+2 को मुझे x² + 1 से डिवाइड करना है, किससे, x² + 1 से डिवाइड करना है, तो आप 1 टाइम चलाओगे तो x² + 1 हो जाएगा और आपके पास क्या बचेगा, आपके पास 3x + 1 बचेगा। ये हमारे पास रिमाइंडर होगा जो कि फर्दर डिवाइड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर इसकी डिग्री ज्यादा है, इसकी डिग्री अब कम हो चुकी है, तो अगर फर्दर डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। देन हम लोग क्या कर सकते हैं इसको डिवीजन में। अब ये जो फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि सर ये x² + 1 से हम लोगों ने इसे डिवाइड किया था, है ना, लेकिन कितनी बार किया सर, एक बार किया, डिवाइड हो गया ना सर, हाँ एक बार किया, डिवाइड हो गया, प्लस सर कुछ बच गया, दैट इज रिमाइंडर, रिमाइंडर बच गया तो दैट इज 3x + 1 आ गया, और ये अभी भी x² + 1 से डिवाइड होना है तो x² + 1 अभी भी डिवीजन में रहेगा, और ये पॉलिनोमियल अब ऐसा दिखाई देगा, ये वाली चीज अब ऐसी दिखाई देगी। तो ये आपको करना है। अब आप देखोगे कि सर अब देखिए नीचे की डिग्री 2 है, ऊपर की डिग्री 1 है, तो सर डिग्री छोटी हो गई है। नाउ वी आर सेटिस्फाइड कि मेरा फर्स्ट स्टेप जो है वो अब एप्लीकेबल नहीं है। जब फर्स्ट स्टेप हमारा एप्लीकेबल नहीं है, आगे बढ़ते हैं तो स्टेप 2 की तरफ जाएंगे, तब हम ये देखेंगे कि क्या gx जो है, gx यानी नीचे वाला, अगर उसको टी पुट किया जाए, अगर इसको टी पुट किया जाए यानी x² + 1 को टी पुट कर दिया जाए तो हमारे पास 2x dx हमारे पास आता है इक्वल्स टू dt आ जाता है ना, 2x dx बराबर dt आ जाता है। क्या ये 2x dx हमें fx में मिल रहा है क्या हमें fx में वही डेरिवेटिव मिल रहा है क्या? अगर नहीं मिल रहा होगा तो हम कहेंगे सर सेकंड स्टेप हो जाता है फेलियर, यानी हम लोग आगे चलते हैं। नहीं मिल रहा है, अगर नहीं मिल रहा है और अगर मिल जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग gx को ही टी पुट कर देते हैं। अगर g' यानी नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर हमें मिल जाता है तो हम लोग gx को टी पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं ऐसे एग्जांपल्स आपको दूंगा, और अगर नहीं करता है जैसे कि इस क्वेश्चन में हो रहा है तो फिर ये कह रहा है पार्शियल फ्रैक्शंस का इस्तेमाल करें अगर नीचे वाला पॉलिनोमियल फैक्टराइज हो रहा है। तो हम कह रहे हैं सर नीचे वाला पॉलिनोमियल x² + 1 है जो को फैक्टराइज तो नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला है भाई, नहीं होने वाला है। x² + 1 फैक्टराइज नहीं होता है, और अगर ये फैक्टराइज नहीं होता है तब हम लोग स्टेप 4 की तरफ जाएंगे, और अगर ये फैक्टराइज हो जाता है तो हम लोग पार्शियल फ्रैक्शंस लगाते हैं।
तो मेरे ख्याल से आपको पूरी कहानी समझ में आ गई है कि हम लोग इस खास तरीके के दो पॉलिनोमियल फंक्शंस के फ्रैक्शन को अगर हम लोग इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस प्रोसेस। कुछ स्टेप्स रहेंगे, उस स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम लोग उसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे और उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो भाई बात पूरी तरीके से चमक कर सामने आ जाती है, सो वी कैन डू फर्दर, है ना। ये सारी चीजें आप लोग समझते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं। एंड चलिए कुछ एग्जांपल्स लगाकर बताते हैं, लेकिन उससे पहले पार्शियल फ्रैक्शंस को जान लीजिए। देखिए ये पेज जो लिखा हुआ है, ये पेज आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं कुछ एग्जांपल के साथ आपको सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शंस करना सिखाता हूं, है ना। ये पहले वाले में कह रहा है कि व्हेन ऑल फैक्टर्स आर डिफरेंट, ये कह रहा है व्हेन ऑल फैक्टर्स आर नॉट डिफरेंट, व्हेन वन ऑफ द फैक्टर इज क्वाड्रेटिक। ये तीन केसेस आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, पता होने चाहिए, समझ में आने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट समझ में आने चाहिए। ओके जी सर समझा दीजिए, थोड़ा अच्छा लगेगा। जैसे मान लीजिए यहां पर हमारे पास 1 में x-1 और x-2 दिया हुआ है ऐसे करके। तो ये एक एक्सप्रेशन हुआ जो कि बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाइड है, बहुत ज्यादा सिंप्लीफाइड। मैं अगर इसको कहूं तो मुझे इसको ब्रेक करने के लिए पार्शियल फ्रैक्शंस के कॉन्सेप्ट प्रोसीजर को यूज करने की भी जरूरत नहीं है, इतना सिंपल फ्रैक्शन है। इस फ्रैक्शन को मुश्किल कैसे बनाएंगे हम लोग? इस फ्रैक्शन को मुश्किल बनाएंगे कुछ और चीजें ऐड ऑन करके, लेकिन पहले ये देखिए कि हम इसे तोड़ें कैसे। हमें पता है सर नीचे वाले पॉलिनोमियल्स फैक्टर हो रखे हैं, जैसे कि 1/6 के लिए आपने बोला था, 5/6 के लिए बोला था, तो 6 जो था वो 2 और 3 में फैक्टर हो रहा था ना। तो हमने कहा कि सर नीचे वाला पॉलिनोमियल फैक्टर हो रहा है तो x-1 और x-2 में ये फैक्टर हो रखा है। तो क्या मैं इसे मान लूं कि ये सर सम कांस्टेंट अपॉन में x-1 रहा होगा और ये प्लस सम कांस्टेंट अपॉन में x-2 रहा होगा? ये हमारा कॉन्सेप्ट है समझने का, ठीक है जी। दो फ्रैक्शंस हम लोगों ने ले लिए कि अब बस ये कांस्टेंट हमें नहीं पता कि कितना कितना टाइम्स ऑफ वो फ्रैक्शन लेना पड़ेगा और अपना काम हो जाएगा, डेफिनेटली बन जाएगा ये पार्शियल फ्रैक्शंस। तो हम कहते हैं सर अगर मैंने इस साइड भी एलसीएम ले लिया तो ये बन जाएगा a × x-2 बन जाएगा प्लस b × x-1 बन जाएगा, और इधर आ जाएगा हमारे पास सिर्फ 1। और अपॉन में जो था दोस्त, अपॉन में कुछ लिखा हुआ था, यहां भी अपॉन में सेम चीज ही लिखी होगी दोस्त, सेम चीज लिखी होगी, दैट इज x-1 x-2। तो आप मेंटली सोचो कि हमारे ये दोनों टर्म्स कट जाते हैं, लेकिन अभी के लिए चलो भैया लिख देते हैं। पहली बार है, पहली बार सीखने में बच्चे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ता है। तो हमने कहा कि सर ये डिनोमिनेटर्स हमारे कट गए, ठीक है। इसको आप जितना हो सके उतना सिंप्लीफाइड फॉर्म में कर सकते हैं। हमने डिनोमिनेटर्स काट दिए। अब मैं यहां पर कहूंगा कि आपको यूज करना है कि सपोज ऐसी वैल्यूज का इस्तेमाल करें जिससे ये ज्यादा तेजी से सिंप्लीफाइड हो। वो ये कि सर अगर मैंने x की वैल्यू यहां पर 2 रख दी तो ये क्या होगा, ये 0 बन जाएगा। कॉमन सेंस। अच्छा अगर मैंने यहां पर x की वैल्यू 1 रख दी तो ये 0 बन जाएगा। तो मेरे पास दो ऐसी वैल्यूज हैं जिससे चीजें ओवर सिंप्लीफाइड हो जाएंगी। कैसे? यहां देखिए, मैं कहता हूं कि सर आपने पहले एग्जांपल में क्या रखा, x की वैल्यू आपने 1 रखी, और दूसरे एग्जांपल में क्या रखा आपने x की वैल्यू 2 रखी, ठीक है। सर जब x की वैल्यू 1 रखी तो ये 0 हो गया, ठीक है, ये 0 हो गया, खत्म कर दो इसको, ठीक है सर। और यहां पर 1 रखोगे तो 1 - 2, यहां देखिए 1 - 2 करोगे तो माइनस के 1 a हो जाएगा। हाँ सर, और इक्वल टू क्या आ रहा है, इक्वल टू 1 आ रहा है, यानी आप कहेंगे कि 1 बराबर माइनस के a है, और a की वैल्यू देखते ही देखते माइनस के 1 आपको पता लग जाती है, ठीक है सर। ओके, यहां देखिए कि जब मैं इधर, है ना, जब मैं इधर वैल्यू 2 रखता हूं तो 2 इधर रखने पर ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये खत्म हो गया जी सर। यहां 2 रखोगे तो 2 - 1 1 हो जाएगा, यानी यहां पर आ जाएगा b। हमारे पास कितना आ जाएगा दोस्त, यहां आ जाएगा b, और इक्वल्स टू सर अभी भी 1 आ रहा है, सो इसका मतलब b की वैल्यू क्या हो गई है, 1 हो गई है, ठीक है सर। कोई परेशानी नहीं, वेरी इजी, ओवर सिंप्लीफाइड हो गई चीजें, है ना। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि ये वैल्यूज तो आपने रख दी दोस्त, ये वैल्यूज आपने रख दी। अब आपको ये समझना है कि मुझे इनका करना क्या है, मुझे करना है इनका वापस से यही वाला काम। ये क्या बन गया, इसका मतलब 1 में x-1 मल्टीप्लाई x-2 जो है वो हमारे पास -1 में x-1 और +1 में x-2 के बराबर है। अच्छा है ना, क्योंकि a की वैल्यू -1 है और b की वैल्यू 1 है। क्या मैं इसको सिंप्लीफाई करके देखूं एक बार,
देखिए दोस्त, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके सेम आंसर ले आता हूं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ये हमारा क्या हो गया, राइट हैंड साइड हो गया और ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया। तो -1 अपॉन में x-1 प्लस 1 अपॉन में x-2 करोगे तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, दैट इज x-1 मल्टीप्लाई x-2। बेटा ये x-2 इससे मल्टीप्लाई होगा यानी माइनस टाइम्स ऑफ x-2 हो जाएगा और ये +1 टाइम्स ऑफ x-1 हो जाएगा, एलसीएम लेना आता है। सो दिस इज -x+2, दिस इज +x-1 डिवाइडेड बाई x-1 इंटू x-2। ओके, सो -x प्लस x कट जाएगा तो हमारे पास क्या आया, 1 अपॉन में x-1 इंटू x-2। सो इट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। यानी हमने कुछ ऐसा सीखा कि हम लोग ऐसे से ऐसे करना तो जानते थे, एलसीएम निकालना, है ना, ऐसे से ऐसा करना तो हम लोग पहले से जानते थे, लेकिन अब हमने कुछ ऐसा सीखा कि हम लोग इससे ये कैसे बनाए। दिस इज कॉल्ड द मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस। समझ में आया, मस्त एकदम। अब इस चीज को हम लोग अलग अलग मुश्किल फ्रैक्शंस के लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी जो है ना बढ़ती जाती है, थोड़ा मेहनत बढ़ता है, थोड़े और एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ता है, चीजें इतनी सिंपल नहीं है। लेकिन मुद्दा क्लियर है कि नहीं, हाँ बाबा मुद्दा क्लियर है कि हम करना क्या चाहते हैं, है ना। तो ये जो करना चाहते हैं, अब मैं इसको थोड़ा सा और मुश्किल बनाता हूं कि मुश्किल अगर मेरे को बोला जाए तो क्या करेंगे। सपोज कीजिए ये कहता है कि 2x + 3 हम लोग दे देते हैं और डिवाइडेड बाई x + 1 इंटू x-3 दे देते हैं, कुछ ऐसा दे देते हैं, मुझे इसको पार्शियल फ्रैक्शन करना है, इसको। तो अभी भी फैक्टर्स हमारे डिफरेंट हैं, तो हम लोग मान लेते हैं सर फैक्टर्स डिफरेंट है तो एक कांस्टेंट a हो जाएगा जिसके अपॉन में x + 1 आ जाएगा और एक कांस्टेंट b हो जाएगा जिसके अपॉन में x-3 आ जाएगा। ठीक है सर, कोई परेशानी नहीं। मैं यहां पर एलसीएम ले लूंगा तो बेटा यहां पर 2x + 3 बचेगा हमारे पास और यहां पर a मल्टीप्लाई x-3 बचेगा और यहां पर b मल्टीप्लाई x + 1 बचेगा और डिवाइड में जो डिनोमिनेटर्स हैं वो दोनों के दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो नो नीड टू राइट इट अगेन एंड अगेन। ठीक है जी, नेक्स्ट हम कह रहे हैं सर ओवर सिंप्लीफाइड वैल्यूज का इस्तेमाल कीजिए। देखिए यहां पर x की वैल्यू 3 रखने पर काम हो जाएगा और यहां पर x की वैल्यू -1 रखने पर काम हो जाएगा, तो 0 0 बन जाएंगे। तो हम लोग एक जगह पे रख रहे हैं पुट x की वैल्यू 3 और एक जगह पर रख रहे हैं पुट x की वैल्यू -1 फॉर इजियर कैलकुलेशंस। ठीक है, जब x की वैल्यू 3 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है सर, इधर 3 रखेंगे तो ये 4b हो जाएगा, सो दिस इज 4b। इधर 3 रखेंगे तो 3 2 जा 6 + 3 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त, 9 हो जाएगा। तो 9 बराबर 4b यानी b की वैल्यू हमारे पास 9 अपॉन में 4 आ जाती है। बढ़िया सर, है ना। इधर आ जाइए, x की वैल्यू -1 रखिए तो ये 0 हो जाएगा, खत्म सर। -1 इधर रखेंगे तो माइनस के 4 टाइम्स ऑफ a बन जाएगा और यहां पर 2 इंटू -1 दैट इज -2 + 3 आएगा तो यहां 1 आ जाएगा यानी a की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास -1/4। दिस इज द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे ये जो फ्रैक्शन दिया गया है दैट इज इक्वल टू कितना, -1/4 टाइम्स ऑफ x + 1। ठीक है, और +9/4 अपॉन में x-3। अब आपको ये चेक करना है कि क्या जो हमने तोड़ा है वो इसके बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। तो ये आपको हर बार नहीं करना है, ये तब तक करना है जब आपको ये भरोसा हो जाए कि मैंने पार्शियल फ्रैक्शंस करने सीख लिए हैं। तो ये तब तक करना है, आपको एक बार रिवर्स चेकिंग कर लेना है कि आपका आंसर एक्चुअली में मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। लेकिन इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखें, कौन सा सर, बच्चा कभी ध्यान नहीं देता है, दैट इज बॉड मास, है ना। तो प्लीज बच्चा, अगर आपकी मैथ्स कमजोर है तो उनमें से एक कारण यह भी हो सकता है कि आपकी बॉड मास की स्तंभ जो है वो हिले हुए हैं। ठीक है, आपका बॉड मास बढ़िया से तैयार नहीं हुआ है, तो बॉड मास मजबूत करें और फिर उनके बाद ये चीजें समझे कि ये सही आने वाले हैं अगर आपने इसे सही तोड़ा है तो। ठीक है, चीजें थोड़ी सी मुश्किल हो गई सर। यहां पर एक नया वेरिएबल आ गया जिसमें मेरे को अलग से वैल्यू मिलने लग गई, वरना पहले वाले में सिर्फ यहां पर 1 ही आ रहा था। देखो दोनों में 1 आ रहा था क्योंकि वहां पे 1 ही था। अब यहां पर एक फ्रैक्शन है दैट इज 2x + 3 है, जिसकी वजह से यहां पर कभी 9 आ रहा है कभी 1 आ रहा है ऑन वैल्यू पुटिंग के ऊपर। ठीक, अब देखो अभी तक हम लोगों ने ना 2 फैक्टर रखे हैं सर, सिर्फ 2 फैक्टर रखे। अब मैं चाहता हूं कि आप 2 फैक्टर को हटाकर क्या करें, अब आप इसको बना दे 3 फैक्टर। तो तीनों फैक्टर डिफरेंट लेते हैं तो चीजें थोड़ी सी बड़ी हो जाएंगी, है ना, चीजें थोड़ी और बड़ी हो जाएंगी। जैसे सर सपोज कीजिए यहां पर x + 1 दिया गया है, यहां x - 1 दिया गया है, या x + 2 दिया गया है और x + 3 दिया गया है। ऐसे 3 फैक्टर्स हम लोगों को पकड़ा दिए, मुझे इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टर करना है मतलब पार्शियल फ्रैक्शंस बनाने हैं जी सर। तो हम लोग अज्यूम कर लेंगे कि सर ये एक
फैक्टर x माइनस वन का कोई फ्रैक्शन बनेगा, एक सर फैक्टर हमारा x प्लस टू का कोई फ्रैक्शन बनेगा, और एक सर हमारा x प्लस थ्री का एक फैक्टर बनेगा, एक फ्रैक्शन बनेगा। क्योंकि हमारे पास तीन फैक्टर थे तो उन तीन फैक्टर से हम लोग एक एक फ्रैक्शन बना लेते हैं और उस बेसिस पे आंसर करने की कोशिश करते हैं। तो बेटा एलसीएम ले लोगे तो अगला स्टेप आपका क्या हो जाएगा कि इधर से न्यूमरेटर x प्लस वन है और इधर से न्यूमरेटर, ध्यान दो बेटा, दिस इज टफ टास्क, क्योंकि तीन का एलसीएम हो रहा है। तो अब ये दो फैक्टर जो है वो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी ये बन जाएगा a मल्टीप्लाई एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री, ठीक है, प्लस b के साथ बेटा ये वाला और ये वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये b मल्टीप्लाई एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस थ्री, ओके, और c वाले के साथ ये वाला और ये वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी x माइनस वन इंटू एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस टू, ओके, गलती नहीं करनी है। फिर उसके बाद सर हमें इजीएस्ट वैल्यू कौन कौन सी पकड़नी है, आप कहेंगे सर देखो ये जीरो बन जाएगा अगर एक्स वैल्यू माइनस टू रख दी जाए, ये जीरो बन जाएगा अगर एक्स वैल्यू थ्री माइनस थ्री रख दी जाए, और ये जीरो बन जाएगा अगर एक्स वैल्यू वन रख दी जाए। और इससे आसान तरीका ये होता है कि जो भी तीन फैक्टर है बेटा उनको जीरो बनाने की कोशिश करो, तो एक्स वैल्यू वन, माइनस टू और माइनस थ्री पर जीरो बन रहे हैं, तो हम लोग यही तीन वैल्यूज को पिक कर लेते हैं कि पुट कर लो सर x की वैल्यू एक बार वन रखने का मन बन गया, एक बार बेटा आप लोगों को x की वैल्यू माइनस टू रखने का मन बन गया, अच्छा, एक बार आप लोगों को x की वैल्यू थ्री रखने का, माइनस थ्री रखने का मन बन गया। चलो कैलकुलेशन थोड़ी तेज होनी चाहिए यहाँ पर, लेकिन स्टार्टिंग में आराम से करना। हमने कहा सर इधर वन रखा तो वन प्लस वन, सर इधर टू आ गया, बढ़िया लगा सर। मैंने इधर वन रखा तो ये थ्री बन गया, मैंने इधर वन रखा तो ये फोर बन गया, फोर इंटू थ्री 12, यानी ये 12a आ गया, बढ़िया सर। मैंने इधर वन रखा तो ये जीरो बन गया, भूल जाओ। मैंने इधर वन रखा तो सर ये जीरो बन गया, भूल जाओ, यानी सीधा सीधा 12a बराबर 2 आ जाता है, तो a की वैल्यू हमारे पास 1/6 आ जाती है। दिस इज हमें पहला कांस्टेंट मिल गया, ठीक है, ओके। दूसरे कांस्टेंट में बेटा एक्स वैल्यू माइनस के 2 रखी जा रही है, माइनस के 2 रखेंगे तो यहां माइनस के 2 रखिए बेटा, माइनस के 1 आ जाएगा, ठीक है, बराबर यहां माइनस 2 रखोगे तो जीरो बन जाएगा, यहां माइनस 2 रखोगे तो माइनस के 3, यहां माइनस 2 रखोगे तो प्लस के 1, माइनस के 3 प्लस के 1 यानी माइनस 3b हो जाएगा। सो दिस इज माइनस के 3b, और यहां माइनस 2 रखोगे तो बेटा ये जीरो बन जाएगा, तो आगे लिखने की जरूरत नहीं है, और b की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 1/3, ठीक है जी। एक्स वैल्यू माइनस 3 रखने के लिए बोल रहा है तो बेटा ये जीरो बन जाएगा, ये जीरो बन जाएगा, है ना। अब स्मार्टली काम करना है कि ये दोनों जीरो बन जाएंगे, यहां माइनस 3 रखेंगे तो माइनस के 2 आ जाएगा, यहां माइनस 3 रखेंगे तो माइनस के 4, माइनस के 1 यानी 4c आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्त, 4c आ जाएगा, तो c की वैल्यू हमारे पास माइनस के 1/2 आ जाती है। सो दीज आर द कॉन्स्टेंट जो हम लोग लेकर चल रहे थे। इसका मतलब ये फ्रैक्शन किस में टूट जाएगा दोस्त, ये फ्रैक्शन हमारा टूट जाएगा 1/6 अपॉन में कितना x माइनस वन, ठीक है, प्लस 1/3 अपॉन में x प्लस टू, प्लस माइनस 1/2 अपॉन में x प्लस थ्री। इस फ्रैक्शंस में आप लोगों ने इसको तोड़ के दिखा दिया कि ये इन फ्रैक्शंस के बराबर पाया जाएगा, और बस फिर उसके बाद हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। फ्रैक्शंस तो तोड़ना सीख लो, ये हो गया। थोड़ा चीजें बढ़ गई ना, मुश्किल सी लग रही है, अब थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा कैलकुलेशन लग रहा है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसे और थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं और कहते हैं कि सर अभी तो आप लोग ले रहे हो कि आपके पास सारे के सारे फैक्टर्स अलग अलग हैं, -1 +2 +3 करके फैक्टर्स हैं। क्या हो कि अगर मेरे पास फैक्टर्स एक जैसे भी हों और अलग भी हों, एक जैसे भी हों और अलग भी हों, मतलब ऐसे कि सपोज हमारे पास फैक्टर यहां पर x + 1 दे देता है और नीचे हमको देता है x - 1 का स्क्वायर और x + 2 दे देता है। अब क्या करें, अब यहां पर x + 2 और x - 1 डिफरेंट फैक्टर्स हैं, और एक में क्या है, एक में हमारे पास x - 1 का स्क्वायर है, यानी x - 1 2 बार है। समझ रहे हो भाई, ये चीज अगर नहीं समझ में आ रही है तो इसका मतलब ये लिखा हुआ है कि x - 1 एक बार, x - 1 2 बार, और फिर x + 2 उसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी ये दोनों मिलकर क्या बन रहा है, x - 1 का होल स्क्वायर बन रहा है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं, बच्चे इसमें लगता है कि जो चीज पहले से चलती आ रही है वो चीज ही करना है। नहीं बेटा, इसमें थोड़ा सा समझदारी दिखानी है। ये कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, वो ये कि सर हमारा एक फैक्टर तो कौन है, x + 2 है, एक फैक्टर हमारा x + 2 है। अच्छा, हमारा दूसरा फैक्टर जो है वो तो सर x - 1 है, लेकिन आपको इसमें ध्यान देना हमारा तीसरा फैक्टर जो है वो x - 1 का स्क्वायर भी होता है।
ये आपको एक्स्ट्रा ध्यान देना है कि जो हमारे पास डबल वाला फैक्टर है ना, सेम के पावर का स्क्वायर वाला जो फैक्टर है, उसको भी हमें एक और फैक्टर कंसिडर करना होगा, उसी से हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं, वरना वो नहीं होने वाला। ये चीज याद रखें अच्छे से, ठीक है। ये चीज याद रखने वाली है कि यही हमारा कॉन्सेप्ट है कि व्हेन ऑल फैक्टर्स आर नॉट डिफरेंट, इन दैट केस हम लोग ये कहेंगे कि सर क्वेश्चन तो बिल्कुल वैसे ही करना है अभी भी, बस ये इसमें एक एक्स्ट्रा फैक्टर हमें जोड़ लिया कि सर ये a मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, इसमें ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंस ये दोनों सेम है, अब आ जाता है बेटा जो कॉन्सेप्ट एलसीएम वाला है, वो आपको समझना है। मैं थोड़ा सा वो भी एक्सप्लेन कर देता हूं, वरना बच्चे यहां पर काफी डाउट में रहते हैं। इसमें क्या होता है कि सर अगर मैं इनका एलसीएम लूंगा, तो इनका एलसीएम क्या है सर, ये वाला पार्ट है। मुझे अगर इसको a अपॉन में x प्लस 2 को एलसीएम के बराबर बनाना है, तो मुझे इसमें x माइनस 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एक्चुअली न्यूमरेटर में भी x माइनस 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, अगर मुझे इसका नीचे एलसीएम बनाना है। ठीक है सर, b के लिए क्या है, b के अपॉन में सर x माइनस 1 है, x माइनस 1 है, तो मेरा कहने का मतलब है अगर मैं x माइनस 1 को ये बनाना चाहता हूं तो मुझे एक बार तो सर x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, तो b को भी x प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। लेकिन इसमें एक और x माइनस 1 आना चाहिए, तो मुझे इसमें x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ऊपर भी x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ये x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू x प्लस 2 बनेगा। तो इसलिए b में क्या मल्टीप्लाई होगा, x प्लस 2 और x माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा। वहीं पर c की अगर बात करें तो c में x माइनस 1 का स्क्वायर पहले से है, तो इसमें मुझे ये बनाने के लिए x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी उसका एलसीएम बराबर हो जाएगा। और यहां से हम लोग कहते हैं कि सर ये वाली चीज अगर हम लोग इरेज कर देते हैं, नीचे वाली ये पूरी की पूरी ये चीज अगर हम लोग इरेज कर देते हैं, ये तो गलत हो गया भाई, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, है ना, ये हम इरेज कर देते हैं, तो ये जो चीज बच रही है एलसीएम हमारे लेकर कट गए। कटने के बाद हमें यहां पर क्या मिलेगा सर, यहां पर हमें a का प्रोडक्ट मिलेगा x माइनस 1 के स्क्वायर के साथ, b का प्रोडक्ट मिलेगा x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 के साथ, और c का प्रोडक्ट मिलेगा हमें सिर्फ x प्लस 2 के साथ। ठीक है, ये मिल जाएगा, ये आपका समझ में आना चाहिए। मैंने थोड़ा और डेप्थ में जाकर चीजों को बताया, तो आप लोग से प्रैक्टिस कीजिएगा एक बार अच्छे से। फिर क्या करना है सर, हमारे पास कौन कौन से फैक्टर हैं, एक तो x बराबर माइनस 1 है, एक x बराबर माइनस के एक x बराबर 1 रखने पर काम हो जाएगा, एक x बराबर माइनस के 2 रखने पर काम हो जाएगा। तो हम लोग कहते हैं कि सर एक बार तो आप x बराबर 1 रख दो, ठीक है, एक बार आप x बराबर माइनस 2 रख दो। लेकिन सर जब हमारे पास 3 कॉन्स्टेंट्स हैं, तो तीसरा कॉन्स्टेंट कैसे निकलेगा, अब मैं कौन सी वैल्यू रखूं, बेटा रख हम कोई सी भी वैल्यू सकते थे, बिकॉज ये जो आप लिख रहे हो दिस इज एन इक्वेशन, यानी अगर इधर कोई वैल्यू रख रहे हो और इधर कोई वैल्यू रख रहे हो तो वो दोनों बराबर ही आने वाले हैं, और उस बेसिस पे एबीसी की वैल्यू निकल रही होती है। हमने यही वाले स्पेसिफिक नंबर्स क्यों चुने थे, क्योंकि इससे ये इक्वेशन ओवर सिंप्लीफाइड हो जाती है और आसानी से आंसर दे देती है। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, विद इन 1 स्टेप यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, विद इन 1 स्टेप आपको कोई एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। समझ में आ रही है बात, है ना। तो अब जो है चीजें मुश्किल होती जा रही हैं सर, अब मुझे ना, अब मैंने ओवर सिंप्लीफाइड वाले जितने भी वैल्यूज थे जो कर सकते थे मैंने वो तो रख दिए, अब यहां पर आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो। सो सिंपलेस्ट वैल्यू ये कही जाती है कि अगर आपने 0 पहले नहीं लिया है तो आप 0 ले लो, बिकॉज इससे भी चीजें काफी सिंप्लीफाई हो जाती हैं। हमें सिर्फ क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है और उसमें से एक वैल्यू निकालकर लेकर आना है। देखिए यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो इसमें से अगर मैं 1 रख देता हूं, ध्यान से देखना बेटा, अगर मैं 1 रख देता हूं तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, ठीक है। इधर 1 रखोगे तो 0 हो जाएगा, इधर 1 रखोगे तो 0 हो जाएगा, इधर 1 रखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3c आ जाएगा, यानी c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/3, है ना। बढ़िया लगा सर, मजा आया। अगर आप x की वैल्यू -2 रख देते हो तो ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, इधर -2 रखते हो तो इधर -1 आ जाएगा, और इधर -2 रखते हो तो आपके पास 9a आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्त, a बराबर माइनस के 1/9 आ जाएगा। सो ये भी सर काफी सिंप्लीफाइड वैल्यू। अब आप देख रहे हो जिनमें हम लोगों ने सिंप्लीफाइड वाली वैल्यूज यूज करी हैं वो ओवर सिंप्लीफाइड कैलकुलेशन दे रही हैं, लेकिन जब मैं 0 यूज करूंगा तो अब यहां से मुझे थोड़ा रुक कर आंसर आएगा। 0 रखते हैं तो इधर हमारे पास 1 आ जाएगा, इधर 0 रखते हैं तो ये a बन जाएगा, इधर 0 रखते हैं तो ये 2b बन जाएगा, और इधर 0 रखते हैं तो ये 2c बन जाएगा। वैल्यू आई का c की डायरेक्ट नहीं आई क्योंकि आपने जीरोज नहीं बनाए।
तो अब मेरे पास एटलीस्ट ए और सी की वैल्यू है, बिल्कुल है सर। ए की वैल्यू कितनी है, 1/9 है, प्लस यहाँ पर 2b है सर। सी की वैल्यू कितनी है, माइनस के 1/9 है, गलत लिख दिया मैंने। ए की वैल्यू 2/- के 1/9 है, बी की वैल्यू 2b हो गई, और सी की वैल्यू 2/3 है, तो ये 4/3 हो जाएगा। अब यहां से अगर मैं 2b की वैल्यू निकालूं, सो दिस विल बी 1 + 1/9 - 4/3 हो जाएगा। टेक एलसीएम, तो 9 आ जाएगा। ये हो जाएगा 9 + 1 - 12 हो जाएगा, तो माइनस के 2/9 आ जाएगा। और आप कह रहे हैं सर 2b बराबर माइनस के 2/9 है, तो b की वैल्यू -1/9 आ जाएगी। सो इन दिस वे यू आर गोइंग टू फाइंड द लास्ट वैल्यू, बिकॉज यू हैव नॉट यूज द सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ x, क्योंकि था ही नहीं ना, इससे ज्यादा था ही नहीं। तो अब हमारा फ्रैक्शन टूट गया क्या सर? फ्रैक्शन टूट गया। फ्रैक्शन आप कहेंगे कि सर a यानी माइनस के 1/9 टाइम अपॉन x + 2 आ जाएगा, ठीक है। b कितना है, b हमारे पास माइनस के 1/9 है, यानी ये प्लस माइनस के 1/9 टाइम्स ऑफ x - 1 आ जाएगा, और प्लस c कितना है, 2/3 है, तो 2/3 अपॉन में x - 1 का स्क्वायर आ जाएगा। सो इस फ्रैक्शंस में आप लोगों ने इसको तोड़ दिया। मैं एक बार इसे क्रॉस चेक कर लेता हूँ, क्या ये वैल्यू एकदम सही आ रही है कि नहीं आ रही है। 9 एलसीएम हमारे पास आ जाएगा, a की वैल्यू माइनस के 1/9 है, तो वो प्लस हो जाएगा, और माइनस के 4/3 है c की वैल्यू, ठीक है। मेरे ख्याल से मैंने सही चेक किया है। अगर कोई इधर उधर हो तो बेटा कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। समझदार हो, चीज़ें कई बार तेज चलते चलते हो जाता है ना, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन समझ में आ रहा है, धीरे धीरे हमने तोड़ दिया सर, 3 फ्रैक्शंस में तोड़ दिया। अब आपको चेक अगर करना हो, अगर संतुष्टि ना हो तो आप इसे पूरा सॉल्व करके वो भी प्रूव कर सकते हो, तो आपको और संतुष्टि हो जाएगी कि मैंने बिल्कुल सही किया है। हम लोग मुश्किल पार्शियल फ्रैक्शंस बना रहे हैं अब, ठीक है जी। चलो आगे देखो, आगे देखो सर। अब ऐसा हो सकता है कि अब मेरे को फैक्टर तो मिले लेकिन वो लीनियर फैक्टर ना हो। तीसरा कंडीशन, लीनियर फैक्टर ना हो मतलब कि सर वो फैक्टर क्वाड्रेटिक फॉर्म में फंसे, क्वाड्रेटिक फॉर्म में जिसको और फैक्टराइज ना किया जा सके। मैं एग्जांपल से समझाता हूं, सबसे आसान तरीका, सबसे आसान तरीका वो ये कि सर सपोज कीजिए मेरे पास ऐसे करके ऊपर x + 2 दे देता है, और नीचे हम लोगों को x + 1 के साथ x² + 2x + 2 दे देता है। ये फर्दर फैक्टर नहीं हो सकता बेटा, आप चेक कर लो, ठीक है। फर्दर फैक्टर नहीं हो पाएगा ये। 2x + 1 होता तो फैक्टर हो जाता, बट ये ऐसे फैक्टर नहीं हो पाएगा। तो इस केस में हम लोग कैसे करेंगे? तो ये कहता है कि सर हमारे पास एक फैक्टर कैसा है, लीनियर है, और एक फैक्टर कैसा है, क्वाड्रेटिक है। तो लीनियर वाले के लिए हम लोग लीनियर का कंडीशन इस्तेमाल करेंगे, दैट इज a अपॉन में किसके बराबर हो जाएगा, x + 1 के। फिर जो हमारा दूसरा फैक्टर है ना वो क्वाड्रेटिक है, दैट इज x² + 2x + 2 है। तो हम लोग इसके लिए कोई सिंपल कांस्टेंट का इस्तेमाल नहीं करते। हम कहते हैं कि अगर नीचे क्वाड्रेटिक है तो पक्का ऊपर इसका एक कम डिग्री वाला पॉलिनोमियल रहा होगा, एंड दैट कम डिग्री वाला पॉलिनोमियल इज कंसिडर्ड एज bx + c। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसे मेथड मान लो कि सर अगर मेरे को क्वाड्रेटिक मिल रहा है तो मैं ऊपर एक लीनियर एक्सप्रेशन बनाऊंगा, कांस्टेंट्स का इस्तेमाल करके एक लीनियर एक्सप्रेशन बनाएंगे, और फिर उसके बाद हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। अब इसे अगर मैं लेकर चलता हूं तो यहां पर हमारे पास जो x + 2 होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, दैट विल बी a × x² + 2x + 2 हो जाएगा, प्लस bxc मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें ओवर सिंप्लीफाइड वैल्यू बोलूं तो हमारे पास सिर्फ 2 ही वैल्यूज हैं, दैट इज एक तो 0 और एक -1। 0 यहां डालूंगा तो b गायब हो जाएगा, -1 यहां डालूंगा तो ये पूरे को गायब कर देगा, ठीक है जी। लेकिन कैलकुलेशन मुश्किल हो सकती है यहां पर आपको। सबसे पहले हमने कहा कि सर पुट कर दो x की वैल्यू, एक तो 0 पुट कर दो, एक सर पुट कर दो x की वैल्यू -1 पुट कर दो। सर 0 मैं ले चुका हूं, -1 मैंने ले लिया है, इसका मतलब आप x की वैल्यू अब ओवर सिंप्लीफाइड क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। इससे ज्यादा आसान कुछ और आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। देखिए थोड़ा कैलकुलेटिव होगा, ये सबसे मुश्किल वाला पार्ट होता है अपने पार्शियल फ्रैक्शंस का। जब मैं x वैल्यू 0 रखूंगा तो लेफ्ट में अपने पास 2 आ जाएगा, इधर 0 रखूंगा तो हमारे पास 2a आ जाएगा, इधर 0 रखूंगा तो सिर्फ c बचेगा, इधर 0 रखूंगा तो 1 बचेगा, यानी +c आ जाएगा, यानी 2a + c बराबर 2 है। अब मैं इसे सॉल्व तो नहीं कर सकता जब तक मुझे इसका दूसरा रिलेशन नहीं मिलेगा। x वैल्यू -1 रखते हैं तो ये पूरा 0 हो जाएगा, जी सर। यहां -1 रखोगे तो -1 का स्क्वायर 1, ये -2, ये +2, तो ये और ये सब कट जाएंगे और हमारे पास 1a बचेगा, है ना। कितना बचेगा दोस्त, 1a बचेगा, तो इधर बचा a और इधर -1 रखा तो हमारे पास 1 बच जाएगा, यानी a की वैल्यू आ जाती है 1। वेरी सिंपल।
सर एक रिलेशन मिल गया, a की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर 2 बराबर 2 इंटू 1 प्लस सी हो जाएगा। सो c की वैल्यू हो जाएगी 0, c की वैल्यू 0 आ गई। बड़ा बहुत बढ़िया। इधर आते हैं, सर x की वैल्यू 1 रख देंगे तो यहां पर आ जाएगा 3, यहां पर 1 रख देंगे तो 1 प्लस 2 यानी 5a हो जाएगा। यहां 1 रख देंगे तो b प्लस सी, और यहां 1 रख देंगे तो 2 हो जाएगा, यानी 2b प्लस 2c हमारे पास। ऐसे करके ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। सर हमें a और c की वैल्यू मालूम है तो c की वैल्यू 0 रख देंगे, a की वैल्यू 1 रख देंगे तो 3 बराबर 5 प्लस 2b हो जाएगा, और यहां से 2b बराबर हमारे पास -2 आ जाएगा। सो b की वैल्यू हमारे पास -1 आ जाएगी। ये लीजिए हमारे पास तीसरी वैल्यू मिल चुकी है। सो वी कैन सिंप्लीफाई दिस बाय यूजिंग, कैसे कि सर a अपॉन में x प्लस 1 यानी 1 अपॉन में x प्लस 1 आ जाएगा, प्लस bx अपॉन में bx प्लस सी यानी माइनस के 1x प्लस सी यानी 0 अपॉन में क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 आ जाएगा। एंड इसके बाद हम लोग फर्दर प्रोसेस लगाते हैं इंटीग्रेट करने के लिए। तो बस ये सारा खेल आप लोगों को समझ में आना चाहिए, और उसके बाद जब ये आप पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते हैं देन यू कैन इंटीग्रेट द क्वेश्चन। कैसे, वो हम लोग सवालों के साथ देखते रहेंगे। हैं जी, यहां तक मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया है। हर एक कंडीशन को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है फैक्टर कर करके, पार्शियल फ्रैक्शंस करके। तो ये रहा सबसे पहला सवाल, देखिए सबसे आसान तरीके का सवाल है। हमने कहा कि सर क्या ऊपर की डिग्री पॉलिनोमियल, ऊपर पॉलिनोमियल 1 है, उसकी डिग्री क्या है 0 है, तो क्या वो नीचे से ज्यादा है? नहीं, तो पहला स्टेप खत्म हो गया। क्या नीचे जो पॉलिनोमियल दिया गया उसका डेरिवेटिव ऊपर है क्या? आप बोलेंगे नहीं, वो भी नहीं है, दूसरा स्टेप खत्म हो गया। तीसरा स्टेप क्या है, क्या नीचे वाला पॉलिनोमियल फैक्टराइज हो सकता है? तो हम कहते हैं हाँ सर होना तो चाहिए, एक बार ट्राई मार लें। तो आप कहोगे सर ऊपर 1 है, नीचे ये जो है ये x प्लस 2 और x माइनस 1 के फैक्टर में किया हुआ है और इसका इंटीग्रेशन करना है। जी सर ऐसा ही कुछ दिया हुआ है, फैक्टर तो हो गया, ठीक है। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं इस पार्शियल फ्रैक्शन को यूज करूंगा, दैट इज 1 अपॉन में x प्लस 2 मल्टीप्लाई x माइनस 1 को हम लोग मान लेंगे कि ये a अपॉन में x प्लस 2 इंटू में b अपॉन में x माइनस 1 है। इसे कई बार क्या कहते हैं कि जब आपको रूट्स मालूम है तो आप एक काम कीजिए, आप यहीं पर डायरेक्ट वैल्यू को रख दीजिए, यहीं पर डायरेक्ट रख दें, यहीं पर डायरेक्ट रख दो। जैसे अगर मैं x की वैल्यू 1 डालता हूं, अगर मैं यहीं पर x की वैल्यू 1 डालता हूं तो सर x की वैल्यू 1 डालने पर ये हो जाएगा नीचे से 0। इधर डालेंगे तो बेटा इधर डालने पर a अपॉन में 3 आ जाएगा, है ना। और इधर हम लोग क्या करते हैं, यहां पर वैल्यू डालने से नहीं होगा, नहीं होगा रे बाबा, नहीं होगा। इसको जाने देते हैं। अब इसको हमें ऐसे ही करते हैं अभी कि 1 बराबर हमारे पास a मल्टीप्लाई x माइनस 1 आ जाएगा और b प्लस b मल्टीप्लाई x प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है जी। चलो अब हम लोग रखते हैं x की वैल्यू 1 और एक बार रखते हैं x की वैल्यू -2। तो इन कंडीशन में कहोगे सर 1 रखा तो ये 0 बन जाएगा और इधर आ जाएगा 1 बराबर, इधर रखा तो ये 3b बन जाएगा। सो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 अपॉन में 3। ओके, x की वैल्यू -2 अगर रखते हैं तो ये 0 बन जाएगा और ये माइनस के 3a बन जाएगा और इस तरफ आ जाएगा हमारे पास 1, यानी a की वैल्यू आ जाएगी -1 अपॉन में 3, ठीक है। तो ये फ्रैक्शंस किस में टूट जाएंगे? सर आप इस फ्रैक्शन को अब ऐसे लिख सकते हो कि ये फ्रैक्शन इस इंटीग्रेशन में बन जाता है -1 अपॉन में 3 टाइम्स अपॉन में x प्लस 2 और प्लस 1 अपॉन में 3 अपॉन में x माइनस 1, ऐसे करके आप इसे तोड़ सकते हो, हाँ या ना। आपने पार्शियल फ्रैक्शन का यूज किया और आपने इसे ऐसे तोड़ दिया। अब तोड़ने के बाद क्या करेंगे सर, इंटीग्रेशन को अलग अलग कर दो। तो आप कहोगे सर माइनस के 1/3 एक कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन में 1 अपॉन में x प्लस 2 dx आ जाएगा, बढ़िया। और प्लस के 1/3 अलग है, कांस्टेंट है, तो ये 1 अपॉन में x माइनस 1 का इंटीग्रेशन dx आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में ये बन जाएगा 1 अपॉन में 3 log ऑफ x प्लस 2 हो जाएगा और प्लस यहां पर माइनस के साइन के साथ है और माइनस में प्लस में ये 1/3 log ऑफ x माइनस 1 हो जाएगा और प्लस c हो जाएगा। सर लॉग्स आपस में कंबाइन कर देंगे, 1/3 कॉमन ले लेंगे तो 1/3 log ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा हमारे पास पॉजिटिव वाला दैट इज -1 x माइनस 1 और यहां पर आ जाएगा x प्लस 2 क्योंकि ये माइनस के कोएफिशिएंट के साथ था और प्लस c इज द फाइनल आंसर। समझ में आया पार्शियल फ्रैक्शंस का यूज हम लोगों ने कैसे किया इंटीग्रेशन के लिए। सो फर्स्ट स्टेप जो हम लोग इतनी देर से सीख रहे थे वो था पार्शियल फ्रैक्शन करना। अगर आप पार्शियल फ्रैक्शन करना आता है तो उसके बाद सिर्फ इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक लॉगरिथम वाले फॉर्मूले लग रहे होंगे या फिर पावर रूल का फॉर्मूला लग रहा होगा या फिर स्पेशल इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट लग रहा होगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन की टेक्निक्स लग रही होंगी। चलें अगले सवाल पे, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ओके, अगला सवाल
यहां देखिए इवैल्यूएट एक्स स्क्वायर अपॉन में, ये सवाल ऐसा है कि जहां आपको लग रहा होगा कि सर ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स मुझे नीचे दिए गए हैं, आप तो क्वाड्रेटिक की बात कर रहे थे। लेकिन दिमाग पर जोर डालो बेटा, ये सवाल आपको सोचने पर मजबूर करता है कि हमें हर बार पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे हलवा पूरी की तरह नहीं दिखाई देगा, बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। आप यहां पर सोचो कि सर अगर मैं इस क्वेश्चन में पहले ऐसे अप्रोच करूं कि पुट कर देते हैं x की पावर 3 को t, तो हमें मिल जाता है 3x स्क्वायर dx बराबर dt मिल जाता है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि सर x स्क्वायर dx जो है वो dt अपॉन में 3 के बराबर हो जाता है। सो व्हाट वी कैन से दैट कि सर इस सब्सटीट्यूशन का इस्तेमाल करके मैं इसे 1 अपॉन में 3 dt अपॉन में t प्लस 1 इंटू टी प्लस 2 लिख सकता हूं। अरे सर अब देखो ये पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में आ चुका है ना। तो अगर ये पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में आ चुका है दोस्त, तो क्या मैं अब इसे ऐसे कंसीडर करूं कि हमारे पास 1 अपॉन में t प्लस 1 इंटू टी प्लस 2 दिया गया है। सो दिस इज एक्चुअली a अपॉन में t प्लस 1 प्लस b अपॉन में t प्लस 2, है ना। ठीक है, तो आप कहेंगे सर यहां से 1 बराबर हो जाएगा a मल्टीप्लाई टी प्लस 2 प्लस बी मल्टीप्लाई टी प्लस 1। तो एक बार हम लोग t की वैल्यू -1 ले लेंगे, एक बार हम लोग t की वैल्यू -2 ले लेंगे। जानते हैं ना क्यों? ओवर सिंप्लीफाइड वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए। तो -1 लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1a, और यहां 1 है तो a की वैल्यू 1 हमें सीधा सीधा आ रही है, कोई परेशानी नहीं। t की वैल्यू -2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहां हमारे पास माइनस के b आ जाएगा और 1 बराबर माइनस के b आ जाएगा। सो b की वैल्यू आ जाएगी -1। बढ़िया, ठीक है। तो अब मैं इस इंटीग्रेशन को कैसे तोड़ सकता हूं सर? मैं इसको तोड़ सकता हूं कि ये 1/3 तो है ही, a की वैल्यू 1 आ रही है यानी ये 1 अपॉन में t प्लस 1 हो जाएगा, b की वैल्यू -1 आ रही है तो -1 अपॉन में t प्लस 2 हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन dt के रेस्पेक्ट में दे रहे होंगे। ठीक है, तो अब आप कहेंगे सर 1/3 तो है ही, यहां पर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग मॉड्यूलस में t प्लस 1 हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस में लॉग मॉड्यूलस में t प्लस 2 हो जाएगा। मॉड्यूलस को हम लोग कर देंगे कंबाइन, ठीक है जी। तो ये बन जाएगा 1/3 टाइम्स ऑफ लॉग मॉड्यूलस में t प्लस 1 डिवाइडेड बाई t माइनस 2 और प्लस c। सर t क्या था? t हमारे पास था x का क्यूब, t क्या था? x का क्यूब था। तो फाइनल आंसर विल बी 1/3 लॉग x का क्यूब प्लस के 1 डिवाइडेड बाई x का क्यूब माइनस के 2 प्लस के c हो जाएगा। सो सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है या नहीं है? तो बेटा थोड़ा दिमाग देखो, यहाँ पे dx के साथ x स्क्वायर दे रहा है और यहाँ पर x क्यूब दे रहा है, तो कुछ तो कहलाता होगा ना ये रिश्ता। तो आपको थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा मेरे भाई, मैं सीधा रास्ता बता रहा हूँ आपको। अपने आप को पहले ही मेंटली प्रिपेयर करना है कि हो कुछ भी सकता है, हमारे दिमाग और हमारे दिमाग के आंख और कान जो है वो खुले रहने चाहिए, है ना। डन डन डन, समझ में आया? चले अगला सवाल लगाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इवैल्यूएट e की पावर x। देखो बेटा यहाँ पर भी वही सेम सपने हमें दिखाए जा रहे हैं कि अगर मैं पुट कर देता हूं e की पावर x को t, तो मुझे मिल जाएगा सर e की पावर x dx बराबर dt। ऐसा अगर करते हैं तो सर यहां देखिए ये e की पावर x dx जो है ये तो बन जाएगा हमारे पास dt, और नीचे आ जाएगा ये t मल्टीप्लाई t प्लस 3 आ जाएगा। अरे वाह सर, है ना, t इंटू टी प्लस 3 आ जाएगा। अब सर ये जो फ्रैक्शन है इसी को कंसिडर कर लेते हैं कि 1 अपॉन में t इंटू टी प्लस 3 जो है वो a अपॉन में t प्लस b अपॉन में t प्लस 3 में फैक्टराइज हो जाएगा और पार्शियल फ्रैक्शंस बनाएगा। ठीक है, तो 1 बराबर आ जाएगा a मल्टीप्लाई टी प्लस 3 और प्लस b मल्टीप्लाई t हो जाएगा। सो एक बार t की वैल्यू हम लोग रखते हैं -3, एक बार t की वैल्यू रख लेते हैं 0। तो इसके बाद चेक करते हैं आंसर्स क्या आने वाले हैं। जब मैं t की वैल्यू -3 रखूंगा तो हमारे पास 1 बराबर -3b आ जाएगा और b की वैल्यू हो जाएगी -1/3। t की वैल्यू 0 रख दूंगा तो ये 0 हो जाएगा और यहां पर आ जाएगा a 1 बराबर 3a आ जाएगा। सो a की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1/3। ठीक है जी, तो ये जो फ्रैक्शन हुआ ये पार्शियल फ्रैक्शन में टूट जाएगा हमारे पास, दैट इज हमारे पास माइनस के 1/3 दोनों में बाहर आ जाएगा, 1/3 बाहर आ जाएगा। लेकिन अभी लिख लेते हैं कि दिस इज 1/3 अपॉन में t हो जाएगा और प्लस -1/3 अपॉन में क्या हो जाएगा t प्लस 3 हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन dt के रेस्पेक्ट में करना है।
देखो बेटा इसके पास भी 1/3 है, इसके पास भी 1/3 है, तो 1/3 अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो ये इंटीग्रेशन बन जाएगा 1/t माइनस 1/t+3 dt बन जाएगा। सो 1/3 तो है ही, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod t हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस में log mod में t+3 हो जाएगा और प्लस c हो जाएगा। log में अगर मैं कॉम्बिनेशन कर देता हूं तो ये log t/t+3 बन जाएगा, है ना, t+3 बन जाएगा और प्लस c हो जाएगा। t को वापस रिप्लेस कर देंगे, t कितना था सर, e की पावर x था, तो हमारा फाइनल आंसर विल बी 1/3 log e की पावर x अपॉन में e की पावर x+3 हो जाएगा, मॉड्यूलस क्लोज प्लस c हो जाएगा। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, है ना। डन है भाई, बिल्कुल बेसिक चीजें वैसी चलती आ रही हैं। हो सकता है कि क्वेश्चन आगे आने वाली साइड पे थोड़ा लंबा होना शुरू हो जाए, बट अभी तक तो सेम चल रहा है। इधर देखो बेटा, ये क्वेश्चन आपको देखने में पता ही नहीं चलेगा कि एक्चुअली में पार्शियल का क्वेश्चन है, एक्चुअली में ये पार्शियल का क्वेश्चन है, आपको देख के पता ही नहीं चलेगा, लेकिन आपको फिर भी पता चलाना है। कैसे, इधर देखिए, आप अगर इस क्वेश्चन को एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं तो आप कहेंगे सर हमारे पास यहां पर e की पावर x-1 तो दिया गया है, अगर मैं इसमें e की पावर x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं तो ये इंटीग्रेशन अब ऐसा दिखना शुरू हो जाएगा, हाँ या ना, ऐसा दिखना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल। तो अब मैं यहां से आगे बढ़ूं तो मैं कहूंगा सर पुट करते हैं ना, अब पुट करते हैं e की पावर x को अगर मैं t ले लेता हूं तो e की पावर x dx जो होगा वो dt बन जाएगा, और ऐसे में ये जो इंटीग्रेशन आपको दिख रहा है ये इंटीग्रल विल बी ब्रोकन डाउन इनटू dt अपॉन में t मल्टीप्लाई t-1 हो जाएगा, है ना। तो सर क्या हमने ऐसा ही क्वेश्चन किया, हमने t+3 के साथ किया, t इंटू t+3 के साथ किया, लेकिन यहां पर हम लोगों ने t इंटू t-1 के साथ करना है। ये देखकर आपको ऐसा बनाना है, ये भी आप लोगों के लिए एक छोटा मोटा टास्क समझ लीजिए। तो चलिए जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं कि 1/t मल्टीप्लाई t-1 है और इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, दैट इज 1/t प्लस 1/t-1 हम लोग मान लेते हैं। तो इसका कांस्टेंट a मान लेते हैं, इसका कांस्टेंट b मान लेते हैं। तो 1 बराबर a मल्टीप्लाई t-1 प्लस b मल्टीप्लाई t हो जाएगा। तो एक बार t की वैल्यू हम लोग 1 रख देते हैं, एक बार t की वैल्यू 0 रख देते हैं और देखते हैं हमारे पास आंसर्स क्या आते हैं। सो दिस इज 1 बराबर b हो जाएगा। सो b की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 1 और यहाँ 0 रखेंगे तो a बराबर हमारे पास -1 आ जाएगा। ठीक है जी, वैल्यूज रख दें यहाँ पर। तो ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन में माइनस के 1 में t हो जाएगा और प्लस 1 में t-1 हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन dt में हो जाएगा। सो दिस इज माइनस के log mod t हो जाएगा एंड दिस इज प्लस log mod t-1 हो जाएगा और प्लस c हो जाएगा। कंबाइन करें तो लॉगरिदम में t-1 ऊपर आ जाएगा, t नीचे आ जाएगा, प्लस c हो जाएगा। t को वापस रिप्लेस कर देंगे तो ये e की पावर x-1 अपॉन में e की पावर x हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है ना, सेम सी चीज चल रही है, थोड़ा लॉगरिदम की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल भी हुआ है। अगला सवाल देखते हैं। देखो बेटा ऑलमोस्ट फिर से सेम क्वेश्चन है, बस आपको ये देखना है कि ऊपर cos x क्यों दिया है। वो इसलिए दे रहा है क्योंकि वो आपको न्योता दे रहा है इस बात के लिए कि आप sin x को t पुट कर दो, आप sin x को t पुट कर दो। ये आपको न्योता मिल रहा है कि सर sin x को t पुट करेंगे तो cos x dx जो होगा वो मेरे पास dt बन जाएगा सब्स्टिट्यूशन की मदद से। सो नाउ देयर क्वेश्चन विल बी लुकिंग लाइक कि ये बन जाएगा हमारे पास ऊपर dt और नीचे आ जाएगा t² - 3t+2 आ जाएगा। अब सर ऐसा है कि ये फैक्टराइज हो सकता है, तो आप कहेंगे हाँ सर फैक्टराइज तो हो सकता है। वी कैन राइट लाइक दिस कि ये dt अपॉन में क्या बन जाएगा, t-1 मल्टीप्लाई t-2 में ये फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, सो ऐसे में हम लोग वही करेंगे कि सर 1 अपॉन में t-1 इंटू t-2 जो होगा वो a अपॉन में t-1 प्लस b अपॉन में t-2 हो जाएगा, है ना। सो 1 बराबर क्या हो जाएगा, a मल्टीप्लाई t-2 प्लस b मल्टीप्लाई t-1। ओके जी, तो t की वैल्यू एक बार आप 1 रख दीजिए, एक बार आप 2 रख दीजिए और देखिए आपके पास आंसर क्या आते हैं। लेट्स सी, t की वैल्यू 1 रखते ही ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर a बराबर -1 आ जाएगा। ओके, और t की वैल्यू 2 रखते ही ये खत्म हो जाएगा तो b की वैल्यू 1 आ जाएगा। वेरी सिंपल, काफ़ी आसान वैल्यूज हमें मिल रही हैं। अब मैं यहाँ पर इसको चेंज कर दूंगा दोस्त, तो चेंज करते ही ये बन जाएगा हमारे पास a कितना आ रहा है, -1, यानी -1 अपॉन में t-1 बन जाएगा
और प्लस 1 अपॉन में t माइनस 2 बन जाएगा। इसका इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के लॉगरिदम t माइनस 1 प्लस लॉगरिदम t माइनस 2 प्लस c हो जाएगा, है ना। लॉगरिदम्स कंबाइन कर दीजिए दोस्त, तो लॉगरिदम में ऊपर न्यूमरेटर में t माइनस 2 रहेगा, डिनोमिनेटर में t माइनस 1 रहेगा और मॉड में प्लस c हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या रख देते हैं दोस्त, साइन x रख देते हैं। सो फाइनली हो जाएगा लॉगरिदम साइन x माइनस 2 डिवाइडेड बाई साइन x माइनस 1, है ना। बढ़िया जी, बात समझ में आ गई, मजेदार था, ठीक है, सिंपल। चले आगे, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा सा और देखो, यहाँ पे कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है आपको। ये अगर नहीं पहचान में आ रहा है तो थोड़ी और प्रैक्टिस आपको लगेगी। आप ध्यान से देखो कि सर अगर मैंने log x को यहाँ पर t मान लिया तो यहाँ पर 1 अपॉन में x dx जो होगा वो dt बन जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये कौन सा रूप ले लेगा सर, ये क्वेश्चन रूप ले लेगा इंटीग्रेशन में 1 अपॉन में, ये बेटा 1 अपॉन में x है, dx के साथ है, तो दिस विल बी dx अपॉन में क्या हो जाएगा, दिस इज t एंड दिस इज t प्लस 1। तो हम लोग इसे बड़े आराम से फैक्टराइज कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखने की कोशिश करें, है ना, कमेंट सेक्शन में लिखने की कोशिश करें। इसका आंसर क्या होगा, बात समझ में आ गई होगी, प्रैक्टिस थोड़ी सी करनी है, उल्ला ला 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 ले, है ना, करने हैं। चलो नेक्स्ट, अगला सवाल। यहाँ देखिए चीजें अब थोड़ी सी हम लोग मुश्किल करते जा रहे हैं। अब अलग से एक फैक्टर मिल रहा है हम लोगों को, तो इस फैक्टर को हम लोग क्या करके चलें सर, इसको हम लोग लेकर चलते हैं कि ये जो 2x प्लस 1 है, सबसे पहले तो इसे हम लोग फैक्टर करके लिख सकते हैं, दैट इज दिस इज 2x प्लस 1 अपॉन में ये बन जाएगा x प्लस 3 मल्टीप्लाई x माइनस 2, ऐसा कुछ बन जाएगा। या फिर अगर मैं इसे ढंग से लिखूं 2x प्लस 1 अपॉन में x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 में ये फैक्टर हो जाएगा, है ना। चलिए फैक्टर लेते हैं, इसके पार्शियल फ्रैक्शन लेते हैं। तो ये 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 जो है, इसे हम लोग ले सकते हैं a अपॉन में x माइनस 2 प्लस b अपॉन में x प्लस 3। जी सर, तो यहाँ पर 2x प्लस 1 जो होगा वो a मल्टीप्लाई x प्लस 3 प्लस b मल्टीप्लाई x माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है सर। तो एक बार बेटा पुट कर दो x की वैल्यू 2 रख दो और एक बार बेटा x की वैल्यू माइनस 3 रख देते हैं, ठीक है सर। x वैल्यू 2 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, इधर 2 रखोगे तो इधर हमारे पास 5a हो जाएगा और इधर रखोगे तो 2 2 जा 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। तो 5a की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त, a की वैल्यू 1 आ गई। सर ये तो काफी आसान था, है ना, ठीक। x वैल्यू माइनस 3 रखो, ये 0 हो जाएगा, माइनस 3 रखो तो माइनस 3 माइनस 2 माइनस के 5b हो जाएगा। सो दिस इज माइनस के 5b हो जाएगा और यहाँ माइनस के 3 रखोगे तो माइनस 6 प्लस 1 माइनस के 5 हो जाएगा। तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। सो दिस इज द बेसिक आइडिया। तो सर ये तो बड़ा मजेदार तरीके से फैक्टर हो गया, इजी नंबर्स में फैक्टर हो गया, तो ये तो अच्छी बात है। तो हमारे पास ये फ्रैक्शन किस में बन जाएगा, ये बन जाएगा a दैट इज 1 अपॉन में x माइनस 2 बन जाएगा और प्लस 1 अपॉन में x प्लस 3 बन जाएगा और इसका हम लोग ऐसे करके इंटीग्रेशन दे देंगे। तो ये बन जाएगा लॉगरिदम मॉडुलस में x माइनस 2 प्लस लॉगरिदम, एक मिनट माइनस में ही आ रहा है, बिल्कुल, लॉगरिदम x प्लस 3 आ जाएगा और प्लस c हो जाएगा। अब लॉगरिदम्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्लस हो रहा है, तो ये x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस c हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर अगर आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान दिया होता तो कुछ खास आपको पैटर्न नहीं दिखा क्या। हमने जल्दबाजी ये करी कि हमने इसमें स्टेप 1 तो चेक ही नहीं किया, स्टेप 1 चेक ना करने की वजह से हम लोगों ने स्टेप 2 भी चेक नहीं किया, हम सीधा स्टेप 3 में कूद गए। यही आपको कैच पकड़ना था इस क्वेश्चन के अंदर। जैसे हम लोगों ने इस क्वेश्चन में आंसर निकाला ना, इसका आंसर फाइनली अगर आप ऐसे करते तो आप इनका प्रोडक्ट लिख सकते थे, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के 6 आप लिख सकते थे। ये आपका फाइनल आंसर होना चाहिए था। लेकिन मैं आपको दिखाता हूं कि आपने कहां पर चूक करी, कहां पर आपने गलती करी। उस गलती को पहचानो, उस गलती को पहचानो कि हम लोग इस क्वेश्चन को डायरेक्टली भी कर सकते थे। सर ऐसे करने की जरूरत हमें नहीं थी क्योंकि स्टेप 2 हमारे पास था जो कि इसके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा था। क्या बात कर रहे हो सर, देखो स्टेप 2 क्या कहता था, स्टेप 2 ये कहता था कि अगर मेरे पास ये कौन है सर, ये मेरे पास fx है और ये कौन है सर, ये मेरे पास gx है।
तो gx का डेरिवेटिव क्या है सर? gx का डेरिवेटिव निकालोगे तो 2x प्लस 1 है, तो ऊपर fx मिल रहा है ना। अबे यार ये तो सोचा ही नहीं सर, ये तो सोचा ही नहीं। तो हमने कहा सर अगर fx जो है यहाँ पर क्लियरली fx जो है वो एक्चुअली में g डैश x के बराबर है, तो स्टेप 2 हमारा वेरीफाई हो गया है। सर स्टेप 2 वेरीफाई है तो हम लोगों ने शुरुआत कहाँ से करनी थी? हमें करना था सर gx को t पुट कर दो, यानी x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 को t पुट कर दो, तो 2x प्लस 1 dx बराबर dt आ जाएगा। हाँ सर आ जाएगा। और यहां से हमारे पास इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा dt अपॉन में t बन जाएगा, जिसका आंसर हो जाएगा लॉगरिदम मॉड t प्लस c हो जाएगा। और लॉगरिदम मॉड t मतलब लॉगरिदम x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 प्लस c हो जाएगा। सर आपने तो चीटिंग कर डाली, आप 4 स्टेप में आंसर ले आए और यहाँ पर आप पता नहीं कौन कौन सी मैथमेटिक्स लगाए जा रहे हो इसको आंसर लाने के लिए। तो ये थी खूबसूरती सेकेंड स्टेप की। आप अंधाधुंध पार्शियल फ्रैक्शंस लगा सकते हो, लेकिन आपको ये बात ध्यान रखना है कि कहीं भाई स्टेप 2 तो एप्लीकेबल नहीं हो गया। अगर स्टेप 2 एप्लीकेबल था तो मैं स्टेप 3 से अब लंबा कर रहा हूं। मैं स्टेप 3 तब लगाता हूं जब मेरे पास ऑप्शंस नहीं होते हैं, तो हम एक लेंथियर मेथड को अप्लाई करते हैं उसको और सिंप्लीफाई करने के लिए। लेकिन अगर वो पहले ही सिंप्लीफाई हो सकता है, आसान स्टेप्स में हो सकता है, तो वो लगाना है, आपको पार्शियल फ्रैक्शंस नहीं लगाना है। आपको इतना ध्यान रखना होगा, इतना मतलब ये छोटी 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 बातें जोड़कर आपको बहुत बड़ी बड़ी बातें बनती हैं। लेकिन जब आप इन सारी चीजों को एक साथ अपने माइंड में लेकर चल पाओगे तभी आप इंटीग्रेशन पे काबू पा पाओगे। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलें अगला चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहे थे हम जी? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, थोड़ा लंबा सवाल है, काफी मेहनत लगेगी इस क्वेश्चन को करने में। फैक्टर्स हमें साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, तो सर ज्यादा माथापोड़ी नहीं करते हैं। हम लोग कहते हैं 3x माइनस 1 जो होगा अपॉन में 3x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 जो है, इसे हम लोग मान लेंगे कि सर ये एक कांस्टेंट x प्लस 1, एक कांस्टेंट x प्लस 1 और प्लस b अनदर कांस्टेंट x माइनस 2 प्लस c अनदर कांस्टेंट x माइनस 3 के बराबर है। ओके सर, ठीक है सर। अब यहां से अगर मैं इनको लिखने की कोशिश करूं तो 3x माइनस 1 विल बी इक्वल टू a मल्टीप्लाई x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, ठीक है, प्लस b मल्टीप्लाई x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3, ठीक है, प्लस c मल्टीप्लाई x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। ऑब्वियसली बात है, मैं कौन कौन सी वैल्यू रखूंगा? -1, 2 और 3, क्योंकि उनसे वो 0 बन रहे हैं। चलिए 0 बनाते हैं। हमने सबसे पहले क्या किया? पुट x बराबर 1 रख दिया, और नहीं -1 रख दिया, ठीक है। हमने दूसरे केस में क्या रखा? पुट x बराबर 2 रख दिया। हमने तीसरे केस में क्या रखा? पुट x बराबर 3 रख दिया। और इन 3 अलग अलग कंडीशंस पे हम लोग ABC की वैल्यूज को ढूंढना चाहते हैं। आपको ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी, डायरेक्टली आंसर आ रहे होंगे। जब मैं -1 रखूंगा तो -3 -1 माइनस के 4 हो जाएगा। यहाँ -1 रखोगे ये 0 हो जाएगा, यहाँ रखोगे ये 0 हो जाएगा, यहाँ -3, यहाँ -4, यानी टोटल में 12a आ जाएगा। तो इसका मतलब हमें a की वैल्यू मिल जाती है -1/3। वेरी गुड, डन है। यहाँ x की वैल्यू 2 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो 2 + 1 3 और 2 - 3 -1, तो -3 भी हमारे पास यहाँ पर मिल रहा है। और यहाँ पर 2 रखोगे तो 2 3 6 -1 5 हो जाएगा, तो b की वैल्यू आती है -5/3। ओके जी। c की वैल्यू निकालते हैं बेटा। यहाँ पर 3 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो 3 3 9 -1 हमारे पास 8 आ जाएगा। यहाँ पर इक्वल्स टू 3 रखेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1, 3 रखेंगे तो यहाँ पर बचेगा 4, तो 4 1 जा 4 यानी 4c आ जाएगा। तो c की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है? दैट इज 2 आ जाती है। तो ये ABC की वैल्यूज हमारे पास मिल जाती हैं। अब हम लोग करेंगे इसको सॉल्व। करें? चलिए सर इसका सॉल्व करते हैं। इसका मतलब ये जो फ्रैक्शन है ये आपका क्या बन जाएगा? ये a अपॉन में दैट इज 1/3 अपॉन में x प्लस 1 बन जाएगा, ठीक है, प्लस b कितना है? b -5/3 यानी -5/3 अपॉन में x माइनस 2 हो जाएगा, प्लस c यानी 2 अपॉन में x माइनस 3 हो जाएगा। ये हमारा इस पार्शियल फ्रैक्शन में टूट गया। नाउ क्वेश्चन इज वेरी सिंपल कि 1/3 को बाहर करेंगे तो 1/x प्लस 1 का इंटीग्रेशन कर रहे होंगे, ठीक है। -5/3 को बाहर करेंगे तो 1/x माइनस 2 का इंटीग्रेशन कर रहे होंगे, ठीक है। 2 को बाहर करेंगे तो 1/x माइनस 3 का इंटीग्रेशन कर रहे होंगे। तो यहां से हमारे पास बन जाएगा 1/3 लॉगरिदम ऑफ मॉडुलस x प्लस 1 प्लस नहीं -5/3 टाइम्स ऑफ लॉगरिदम मॉडुलस में x माइनस 2, ठीक है, प्लस
ट्वाइस ऑफ लॉगरिदम मॉडुलस में x माइनस 3। बेटा देखो कॉफिशिएंट सेम नहीं है, इसलिए आपको लॉगरिदम कंबाइन करने की जरूरत नहीं है, यही हमारा फाइनल आंसर कंसीडर किया जाएगा, है ना जी। तो चीजें हैं, अच्छी हैं। आपको ये लंबे सवाल होते जाएंगे, हम लोग धीरे धीरे और बड़े सवाल कर रहे होंगे और मुश्किल सवाल कर रहे होंगे, तो ये अपना पूरा बेसिक आइडिया है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। अब जो सवाल आ रहा है उसमें क्या आ रहा है सर, ऑल फैक्टर्स आर नॉट डिफरेंट। सिखाया था ना कैसे पार्शियल फ्रैक्शन करना है, बस पार्शियल फ्रैक्शन करना सीख लो अच्छे से कि सर यहाँ पर अपने पास 2x प्लस 3 है और इसके अपॉन में x माइनस 1 का स्क्वायर और x माइनस 2 का प्रोडक्ट है। तो इसका मतलब मैं एक फैक्टर ले लूंगा x माइनस 2, ठीक है सर, और एक फैक्टर ले लूंगा x माइनस 1, और एक फैक्टर कौन सा ले लूंगा बेटा, x माइनस 1 का स्क्वायर ले लूंगा, ठीक है जी, x माइनस 1 का स्क्वायर ले लूंगा। तो सर यहां से 2x प्लस 3 किसके बराबर आ जाएगा, 2x प्लस 3 विल बी इक्वल टू a मल्टीप्लाई x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस b मल्टीप्लाई x माइनस 2 इंटू x माइनस 1 प्लस c मल्टीप्लाई x माइनस के 2 आ जाएगा। सो दिस विल बी द एलसीएम। ओके, हम लोग कौन कौन सी वैल्यू यूज कर सकते हैं, हम लोग 1 यूज कर सकते हैं, हम लोग 2 यूज कर सकते हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। तो एक बार x की वैल्यू 1 यूज कर लीजिए, एक बार x की वैल्यू 2 यूज कर लीजिए, तो एक बार x की वैल्यू 0 यूज कर लीजिए, क्योंकि हमारे पास तीसरा ओवर सिंप्लीफाइड वैल्यू नहीं है, तो हम लोग खुद से अज्यूम करके चलेंगे, ठीक है जी। 1 रखेंगे तो 2 प्लस 1 हमारे पास 2 प्लस 3 5 आ जाएगा, इधर 1 रखेंगे 0, इधर 1 रखेंगे 0, इधर 1 रखेंगे तो माइनस के c आ जाएगा। सो वेरी सिंप्लीफाइड वैल्यू c की वैल्यू माइनस के 5 हमारे पास मिल जाती है, ठीक है जी। 2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो 2 माइनस 1 हमारे पास आ जाएगा 1, तो 1 हो जाएगा बराबर a। इधर 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4 प्लस 3 हमारे पास 7 आ जाएगा। सो a की वैल्यू कितनी आ जाती है दोस्त, 7 आ जाती है, नो इश्यूज। 0 रखेंगे तो यहाँ 0 रखने पर हमारे पास लेफ्ट में तो 3 आ जाएगा, यहाँ 0 रखेंगे तो हमारे पास a आ जाएगा, यहाँ 0 रखेंगे तो -2 -1 2b आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ 0 रखेंगे तो माइनस के 2c आ जाएगा। सो c की वैल्यू -5 है तो ये +10 बन जाएगा, a की वैल्यू 7 है तो हमारे पास 3 बराबर 17 प्लस 2b आ जाता है, तो 2b की वैल्यू हमारे पास आ जाती है माइनस के 14, यानी b की वैल्यू आ जाती है माइनस के 7। अरे वाह, b की वैल्यू -7 आ जाती है। तो ये पूरा फ्रैक्शन अब हम लोग तोड़ सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस के अंदर। सो क्या बन जाएगा दोस्त, ये बन जाएगा a यानी 7 अपॉन में क्या आ जाएगा सर, x माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है। b यानी कि -7, तो ये हो जाएगा माइनस के 7 अपॉन में क्या आ जाएगा, x माइनस 1 आ जाएगा, प्लस c कितना है, माइनस के 5 है, माइनस के 5 अपॉन में क्या आ जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और इसे इंटीग्रेट कर रहे होंगे। तीनों अलग अलग इंटीग्रेशन में तोड़ लेते हैं हम लोग। 7 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन में x माइनस 2 dx हो जाएगा, -7 टाइम्स ऑफ 1 अपॉन में x माइनस 1 dx हो जाएगा, और -5 टाइम्स ऑफ 1 अपॉन में x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx हो जाएगा। बढ़िया था, बहुत बढ़िया सर, ठीक है जी, है ना। अब यहां ध्यान दीजिए कि हमारे पास इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 7 टाइम्स ऑफ लॉग मॉडुलस x माइनस 2, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा -7 टाइम्स ऑफ लॉग मॉडुलस x माइनस 1, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, ध्यान दीजिएगा, हम लोग पढ़े भी हैं कि 1 अपॉन में x स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो होता है x के रेस्पेक्ट में वो -1 अपॉन x होता है। तो यहां पर वही हम लोग करने वाले हैं कि माइनस के 1 अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर अगर इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इसका इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्त, ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 5 अपॉन में x प्लस c आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 अपॉन में x प्लस c आ जाएगा। सो इन दोनों के कोफिशिएंट सेम है तो हम लोग 7 कॉमन लेकर लॉग को कंबाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर 7 टाइम्स ऑफ लॉगरिदम बन जाएगा x माइनस 2 अपॉन में x माइनस के 1 प्लस ये बन जाएगा 5 अपॉन में x प्लस c। तो एक बार वैल्यूज को हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। बल्कि हमारा आंसर जो है, देखिए यहां पर गलती है, क्या गलती है सर, ये x नहीं आएगा, सिर्फ ये लो, बस यही तो नहीं होना चाहिए था, यही तो नहीं होना चाहिए था। फाइनली बच्चा यहाँ पर x माइनस 1 आएगा और यहाँ पर x माइनस 1 आएगा। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आपको ये नोट्स में मिल जाएगा, है ना, ये नोट्स में मिल जाएगा आपको। ये यहाँ से पूरा डिलीट हो गया है, अब ये वापस नहीं आ सकता है, बट ये आपको नोट्स में पूरा का पूरा मिल जाएगा। बढ़िया, चले आगे चलते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर हमारे पास इवैल्यूएट करना है 3x प्लस 5 अपॉन में दिस एक्सप्रेशन। देखो बेटा, ये देखकर आपको पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लग रहा होगा, लेकिन अगर आप इसे ध्यान से देखें
तो आप इसे फैक्टराइज कर सकते हैं इजीली। वैसे क्यूबिकल पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज करना आसान नहीं होता है। ये वाला हो सकता है क्योंकि इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, इसमें से -1 कॉमन लेंगे, तो ये एक्चुअली में एक्स स्क्वायर -1 और इंटू एक्स -1 में ये फैक्टर आउट हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। और फिर हम लोग फर्दर ये कह सकते हैं कि सर एक्स स्क्वायर -1 जो है ये फैक्टर अगर करें तो x -1 x + 1 और x -1 में फैक्टर होगा तो ये इसका स्क्वायर बन जाएगा और इस तरीके का ये पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो सर ये वही वाला केस है जिसमें हमें स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट लेकर चलना है। तो चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं हम लोग। ठीक है, सेम ऑलमोस्ट वैसा सा ही केस है। तो हमें फैक्टर्स बनाने हैं सर। फैक्टर्स के लिए यहाँ पर 3x + 5 अपॉन में हमारे पास x -1 का स्क्वायर इंटू एक्स + 1 दिया गया है। सो एक बार हम लोग a के अपॉन में x + 1 ले लेंगे, एक बार हम लोग b के अपॉन में x -1 ले लेंगे और एक बार हम लोग c के अपॉन में x -1 का स्क्वायर ले लेंगे, है ना। ठीक है जी। तो ऐसे में 3x + 5 जो होगा वो हमारे पास a मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, x -1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b मल्टीप्लाई x + 1 भी होगा और x -1 भी होगा तो यहाँ पर x स्क्वायर -1 हो जाएगा, प्लस c मल्टीप्लाई हमारे पास सिर्फ x + 1 आएगा। सो दिस विल बी द एलसीएम। ओके, सिंप्लीफाइड वैल्यू के लिए हम लोग x की वैल्यू 1 ले सकते हैं, हम लोग x की वैल्यू -1 ले सकते हैं। तो और सिंप्लीफाई करने के लिए x की वैल्यू 0 ले लेते हैं अपने मन से, ताकि ABCs की वैल्यू निकल कर आ जाए। तो जब मैं 1 लूंगा तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा 8 और वहां पर आ जाएगा 2c, तो c की वैल्यू हो जाएगी 4। ठीक है जी। -1 रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, नहीं -1 रखने पर ये 0 और ये 0 हो जाएगा। सो दिस इज -1 -1 यानी कि 4a हो जाएगा। और यहाँ पर -1 रखने पर हमारे पास 2 आ जाएगा। सो a की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 1/2। ओके, और 0 रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास a, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -b और यहाँ पर आ जाएगा c। सिंस वी नो द वैल्यू ऑफ a एंड c, तो इधर 4 आ जाएगा, इधर 1/2 आ जाएगा। तो कटने के बाद b की वैल्यू हमें मिलती है -1/2। ठीक है जी, ये वैल्यूज हमें मिल जाती हैं। अब मैं यहाँ से इंटीग्रेशन को तोड़ लेता हूँ। मैं कहूँगा सर ये इंटीग्रेशन किस में टूट जाएगा, ये टूट जाएगा सबसे पहले a अपॉन में x + 1 यानी कि 1/2 अपॉन में x + 1, फिर b अपॉन में x -1, b कितना है -1/2, तो -1/2 अपॉन में x -1, और फिर c अपॉन में क्या आ जाएगा, x -1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, dx आ जाएगा। ऐसे टूट गया। सो अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये 1/2 क्या बन जाएगा, लॉगरिदम ऑफ मॉडुलस x + 1, और ये -1/2 बन जाएगा लॉगरिदम मॉडुलस ऑफ x -1, और यहां पर आ जाएगा -4 टाइम्स ऑफ अपॉन में x -1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर नहीं आएगा, प्लस c आ जाएगा। सो ये हमारे पास आंसर होगा। सेम पीछे वाले क्वेश्चन में वो x -1 आएगा, मैंने सिर्फ x लिखा था, नोट्स में आपको वो पूरा मिल जाएगा। ठीक है दोस्त, ठीक है जी। चले अगला सवाल। ये प्रैक्टिस करने बेटा, जितना हो सके मैंने क्लास के अंदर करवा दिया ताकि आप लोगों को कॉन्फिडेंस आता रहे। और बस 2 सवाल और हैं, फिर हम लोग वाइंड अप करेंगे। ठीक है, बढ़िया, चलो आगे। सर देखो इस बार हमारा स्टेप 1 पटक रहा है, स्टेप 1 अटक रहा है सर। स्टेप 1 के लिए हमें ऊपर और नीचे डिग्री बराबर मिल रही है। जब नीचे और ऊपर डिग्री बराबर मिल रही है तो पहला स्टेप हमारा क्या था कि हम लोग x² + 5x + 4 को डिवाइड करेंगे बेटा, किससे, हम लोग डिवाइड करेंगे x² + 3x + 2 से। कई बार क्या होता है ये बड़े सिंपली से डिवाइड हो जाता है, कई बार थोड़ा आपको कोफिशिएंट वगैरह लगाना पड़ता है। अभी तो ये बहुत सिंपल मैंने लिया हुआ है। तो x² 1 जा चलाऊंगा तो ये x² + 3x + 2 हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो ये तो कट गए, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x + 2 आ जाएगा। तो ऐसा कुछ आप लोगों के पास यहाँ पर बचेगा, ऐसा कुछ आप लोगों के पास बचेगा। तो आप यहाँ से कहेंगे सर सबसे पहले तो मैं इस इंटीग्रेशन को ऐसे तोड़ दूंगा कि ये 1 टाइम्स चलाने पर हमारे पास रिमाइंडर 2x + 2 छोड़ रहा है, और डिवाइडेड बाई क्या आ रहा है, x² + 3x + 2 आ रहा है ना। ऐसे आप इसे तोड़ सकते हो बेटा। इसे तोड़ने के और भी अच्छे तरीके हैं, बट मैं ये कहूँगा कि अभी के लिए आप लोग फोकस करो किसके ऊपर, कि आपको डिवीजन करके निकालना है। अगर आप स्मार्ट हैं तो आपको पता लग गया होगा कि इसके अंदर क्या करना है, क्या आप डायरेक्टली कर सकते हो। लेकिन जब वो चीज़ नहीं की जा सकती है, बिकॉज यहाँ पर मैं थोड़ा सा हिंट भी दे देता हूं, क्योंकि अभी जो है हमारे दोनों लीडिंग कोफिशिएंट जो है वो 1 है, दोनों के लीडिंग कोफिशिएंट्स 1 है। तो लीडिंग कोफिशिएंट्स 1 है, इसीलिए मैं ऐसा उसमें डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक कर सकता हूं कि मैं सीधा सीधा इसमें से अपना वाला पॉलिनोमियल निकाल के बचा हुआ 2x + 2 अलग कर दूं, उस बेसिस पे तोड़ सकते हैं। बट आपके अगर लीडिंग कोफिशिएंट सेम ना हो तो आपको डिवीजन ही करना पड़ेगा। सो इसलिए मैं डिवीजन को ही आपको फॉलो करवा रहा हूं। चलिए सर, यहां से अगर मैं इसको आगे लिखना चाहूँ तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा।
फिर सर सेकंड स्टेप हम लोग करके देखते हैं। सेकंड स्टेप, पहला स्टेप लगा लिया, सेकंड स्टेप लगा कर देखते हैं। सेकंड स्टेप ये कहता है कि क्या नीचे वाले पॉलिनोमियल का डेरिवेटिव ऊपर वाला पॉलिनोमियल है, तो आप कहेंगे सर इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2x + 3 और ऊपर 2x + 3 नहीं है, ऊपर 2x + 3 नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि सर अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको ऐसे लिखना पड़ेगा कि ये 1 + 2x + 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई x + 1 और x + 3 में, x + 2 में टूट जाता है क्योंकि ये फैक्टराइजेबल तो है। हालांकि ये वैसा नहीं हो रहा था, डेरिवेटिव नहीं मिल रहा था, लेकिन इसका स्टेप 3 काम कर रहा है, फैक्टराइज कर रहा है, फैक्टराइज कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में हम कहते हैं, अब मैं इसको मिटा देता हूं, ये कहां से आया है ना। अब ऐसी सिचुएशन में अगर हम लोग लेकर चलते हैं तो हम पहले क्या करेंगे सर, इसको पार्शियल फ्रैक्शंस में बदलने की कोशिश करेंगे, सिर्फ उस फ्रैक्शन को जिसे मुझे सॉल्व करना है, दैट इज 2x + 2 अपॉन में x + 1 मल्टीप्लाई x + 2 दिया गया है। तो हम कहेंगे सर ये a अपॉन में x + 1 ले लो और b अपॉन में x + 2 ले लो, ठीक है सर। तो ऐसे में हम लोग एक बार x वैल्यू -1 रखेंगे, या फिर हम लोग पहले 2x + 2 को बराबर कर देते हैं। 2x + 2 बराबर a मल्टीप्लाई x + 2 हो जाएगा प्लस b मल्टीप्लाई x + 1 हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू एक बार -2 ले लेते हैं, एक बार x वैल्यू -1 ले लेते हैं और उससे देखते हैं वैल्यूज क्या आ रही हैं। -2 रखने पर ये 0, -2 रखने पर इधर -b आ जाएगा और इधर -2 रखने पर -2 आ जाएगा। सो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है दोस्त, 2 आ जाती है। -1 रखने पर ये 0 हो जाएगा, ये हमारे पास a हो जाएगा और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 रखने पर 0 आ जाएगा। सो a की वैल्यू कितनी आ रही है सर, a की वैल्यू सटाक 0 आ रही है। कितनी आ रही है दोस्त, 0 आ रही है। क्या हमने इसको थोड़ा और सोचा, 0 क्यों आ रही है? मैंने भी नहीं सोचा, आपको सोचना चाहिए, बिल्कुल सोचना चाहिए बेटा। आप मुझे ये बताओगे कि सर अगर मैं ये स्टेप नहीं लगाता, ये स्टेप लगाने के बजाय मैं थोड़ा सा दिमाग लगाता, तो ये वाला फ्रैक्शन बनकर आया ना हमारे पास, ये कितना बनकर आया, 1 + 2x + 2 आया। सर ये तो ट्वाइस ऑफ x + 1 बन गया। डिनोमिनेटर में सर x + 1 और x + 2 का फैक्टर हमें मिल रहा है, तो x + 1 जो है x + 1 से कैंसल आउट हो जाएगा। तो अब कुल मिला के मेरे पास 1 + ट्वाइस ऑफ x + 2 बच रहा है। तो यहाँ पर 1 का तो इंटीग्रेशन x हो जाएगा और 2 को बाहर कर देंगे तो इसका इंटीग्रेशन लॉगरिदम में मॉडुलस x + 2 हो जाएगा और प्लस c हो जाएगा। तो हमें यह करने की जरूरत नहीं थी, अगर मैंने एक और तेज नजर यहां पर लगा लिया होता कि सर ये एक्चुअली में x + 1 और 2x + 2 एक दूसरे के फैक्टर हैं, तो ये कट जाएंगे और सिर्फ 2 बचेगा, हाँ या ना, है ना। तो कई बार आप लोगों को इस तरीके का धोखा भी हो सकता है, तो ये भी ध्यान रखना है ना। होता है भाई, होता है, सबके साथ होता है। नेक्स्ट ये देखिए, यहां पर हमें एक क्वाड्रेटिक फैक्टर वाला पकड़ा दिया गया कि क्वाड्रेटिक फैक्टर है। सर अब बताओ अब क्या करेंगे हम लोग, अब ऐसे क्वेश्चन में हम लोग कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं वो बताइए। इधर देखिए दोस्त, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, सर हमें एक तो इधर x² + 1 दिया गया है। नोट कर लो बेटा, स्टेप 1 इसमें नहीं लग रहा है, ऊपर की डिग्री नीचे की डिग्री से कम है क्योंकि नीचे क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ऊपर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इट इज सेटिस्फाइड। सेकंड में सर नीचे का डेरिवेटिव जो ऊपर भी नहीं आने वाला है, सो वो भी सेटिस्फाइड। और इसे हम लोग ले लेते हैं कि सर ये x² + 1 अपॉन में x + 1 इंटू x² + x + 1 अपने को दिया जा रहा है, इसे हम लोग ले लेते हैं a अपॉन में x + 1, क्योंकि अगला फैक्टर जो है वो क्वाड्रेटिक है, x² + x + 1 है, तो इसके लिए हमें लीनियर कॉम्बिनेशन में bx + c को लेना पड़ेगा। ये चीज मैंने आपको सिखाई थी, ठीक है सर, ठीक है सर। तो यहां से एलसीएम अगर ले लेंगे तो ये बन जाएगा x² + 1 इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई x² + x + 1 प्लस bx + c मल्टीप्लाई x + 1 आ जाएगा। ऐसा कुछ आप लोगों को दिखाई देगा, है ना। सर हम लोग क्या रख सकते हैं, एक तो -1 रख सकते हैं बेटा और कुछ नहीं रख सकते हैं, बाकी कोई और फैक्टर नहीं मिलेगा क्योंकि फैक्टर ही नहीं हो रहे तो क्या ही रखोगे, है ना। तो एक जगह पे तो सर x की वैल्यू -1 ले लेते हैं, है ना सर। बाकी जगह पे बेटा एक जगह पे आप लोग एक बार 0 ले लो, अच्छा, और अपने मन से एक बार x की वैल्यू बेटा 1 ले लो, ठीक है। सिंप्लीफाई करना है, अब तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। सर -1 रखूंगा तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। -1 रखा तो बेटा ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, यस सर। तो यहाँ -1 रखोगे, दिस इज -1 + 1 कैंसिल और ये 1a आ जाएगा, तो a की वैल्यू अपने पास 2 आ जाती है ऑन सिंप्लीफिकेशन। 0 रखेंगे तो 0 + 1 1 हो जाएगा, इधर सर a आ जाएगा, इधर 0 रखोगे तो b खत्म हो जाएगा और इधर बेटा 2c कितना आ जाएगा, c आ जाएगा। सो a + c बराबर 1 है और a की वैल्यू 2 है तो c की वैल्यू हमारे पास -2 आ जाती है ना, नहीं -2
1 आ जाती है ए की वैल्यू जब हम लोग 1 रख देते हैं। मैं पूरा लिख देता हूं वरना कंफ्यूजन रहेगा कि 1 बराबर 2 प्लस सी है तो सी की वैल्यू अपने पास माइनस के 1 आ जाती है। डन डन डन, ठीक है। आगे चलते हैं, एक्स की वैल्यू 1 रख के देखते हैं। सर 1 रखेंगे तो इधर अगेन 2 आ जाएगा, इधर 1 रखेंगे तो सर ये 3a बन जाएगा, इधर 1 रखेंगे तो ये b प्लस सी जिसकी वैल्यू -1 है तो वो बाद में देखते हैं, इधर 1 रखेंगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा 2b प्लस 2c बन जाएगा। ऐसा कुछ आप लोगों के पास ये बन जाएगा, है ना, थोड़ा सा ऐसा कुछ बन गया, 3a प्लस 2b प्लस 2c। सर a की वैल्यू क्या है 2 है तो ये 6 बन जाएगा, तो ये 2 बराबर 6 प्लस 2b और c की वैल्यू -1 है तो माइनस के 2 बन जाएगा, तो 2b बराबर माइनस के 2 आएगा और हमारे पास फाइनली b की वैल्यू जो होगी वो माइनस के 1 हो जाएगी। सो a b c की वैल्यू हमें मिल जाती है, तो हम लोग इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। दोस्त ध्यान से देखिए, हमने कहा कि सर अब हमारे पास a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 2 यानी 2 में x + 1, बढ़िया जी, प्लस b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है हमारे पास -1 और c की वैल्यू है -1, दोनों की वैल्यू -1 है तो हमें लिखना है -1x -1, है ना, -1x -1 डिवाइडेड बाई x² + x + 1 हो जाएगा, dx आ जाएगा। तो आप इसे दो पार्ट्स में तोड़ दो बेटा, आप इसे कह दो कि सर ये 2 में x + 1 है और ये माइनस का साइन कॉमन ले लेने पर ये x + 1 में x² + x + 1 आ जाता है। सर अभी भी ये fx में gx के पॉलिनोमियल वाले फॉर्म में ही है और नीचे वाला जो पॉलिनोमियल है वो फैक्टराइज नहीं हो रहा है, तो हमारा चौथा स्टेप यहां पर एप्लीकेबल होता है। चौथा स्टेप क्या था सर, स्पेशल इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करें। वी डोंट हैव एनी चॉइस, अब हमारे पास कुछ नहीं बच रहा है, अब हमें स्पेशल इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। और वो क्या कहता है, इसके लिए हम लोगों को एक ये 6 मार्कर क्वेश्चन है दोस्त, 6 मार्कर क्वेश्चन है। यहां स्पेशल इंटीग्रेशन में मैंने आपको बताया था कि अगर यहां पर हमारे पास ऊपर एक लीनियर और क्वाड्रेटिक की फॉर्म बन रही है, क्या बन रही है, लीनियर और क्वाड्रेटिक की फॉर्म बन रही है, तो हमें लीनियर को पुट करना होगा किसके, a × क्वाड्रेटिक डैश प्लस b के बराबर। तो ये क्वेश्चन यहीं पर छोड़ देते हैं, मैं इसके लिए एक हेल्प पेज लेता हूं और फिर मैं कहता हूं हमारा क्वेश्चन क्या था सर, यहां अलग से सॉल्व कीजिए कि ये हो जाएगा x + 1 में x² + x + 1, ये हमारे पास इंटीग्रल है, ठीक है। लेट कर लेते हैं, इसकी वैल्यू क्या है, i इंटीग्रल है, ठीक है सर। तो यहां पर हमारे पास आपको पुट क्या करना था, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्म है तो पुट करना था आपको कि जो लीनियर पार्ट है उसको हमें पुट करना है a × क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव प्लस b पुट करना है। ये a और b जो है बेटा पीछे वाले नहीं है, ये नए a और b हैं। अगर मैं आपको और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूं तो आप इसे क्या करो, सेम कांस्टेंट ना लेकर आप कह दो कि सर ये अपने पास एक p कांस्टेंट है और एक ये q कांस्टेंट है, डिफरेंट कांस्टेंट्स है, ठीक है। तो आप कहोगे सर ये हो गया x + 1 और ये हो गया अपने पास p × 2x + 1 प्लस q हो गया। बेटा इधर x + 1 है, इधर हम लोग क्या करेंगे, x का कॉफिशिएंट अगर निकालेंगे तो ये 2px हो जाएगा और अगर मैं कांस्टेंट देखूं तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, p + q हो जाएगा। कितना हो जाएगा, p + q। सो x के कॉफिशिएंट को x के कॉफिशिएंट से कंपेयर करें तो 2p बराबर 1 है और कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ कंपेयर करें तो p + q बराबर 1 है। तो p की वैल्यू अगर 1/2 है, इसका मतलब ये हुआ कि q की वैल्यू भी 1/2 है। अब सर अब इसका मतलब ये हुआ कि सर मैं इस x + 1 को कैसे लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं। तो मैं इस इंटीग्रल को कैसे लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं सर p की वैल्यू 1/2 है, यानी 1/2 मल्टीप्लाई इसका डेरिवेटिव इज 2x + 1 प्लस q की वैल्यू 1/2 डिवाइडेड बाई x² + x + 1 हो जाएगा। ऐसा कुछ बन सकता है, हाँ सर। इसे दो इंटीग्रेशन में तोड़ देते हैं सर, ये हमारे पास 1/2 हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2x + 1 डिवाइडेड बाई x² + x + 1 dx आ जाएगा, प्लस यहां पर 1/2 आ जाएगा और इन अपॉन में x² + x + 1 आ जाएगा। ऐसा कुछ आ जाएगा सर। यहां देखिए, यहां नीचे का डेरिवेटिव ऊपर मिल रहा है। मैंने आपको बताया था ना कि ये मेथड हमारा किस काम आता है, हम लोग जो सेकंड स्टेप होता है वो बनाने के लिए इस मेथड का यूज करते हैं। सेकंड स्टेप जिसमें हम लोग नीचे वाले पॉलिनोमियल का डेरिवेटिव ऊपर मिल रहा होता है। चीजें कॉम्प्लिकेटेड हैं लेकिन धीरे 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 समझना होगा, चलना होगा। ये 6 मार्कर क्वेश्चन है बेटा, हलवा नहीं है ये। तो आप लोग यहां पर क्या करेंगे सर, यहां पर इस वाले इंटीग्रेशन में, सिर्फ इस वाले इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूं दोस्त, इस वाले इंटीग्रेशन में हम लोग पुट कर देंगे क्या,
पुट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को टी पुट कर देंगे। क्यों? क्योंकि सेकेंड स्टेप वेरीफाई हो रहा है। तो आप कहेंगे सर 2x प्लस 1 dx जो है वो अपना dt के बराबर आ जाता है। हाँ सर ठीक है, ये बन जाता है हमारे पास डेफिनेटली। तो अब ये वाला इंटीग्रल क्या बन जाएगा दोस्त? ये वाला इंटीग्रल आगे चल के आपको दिखाएगा कि ये 1/2 dt अपॉन में t बन जाता है। हाँ सर, ये वाला इंटीग्रल ये बन जाता है। लेकिन इस वाले इंटीग्रल को हमने कुछ नहीं किया, हम कह रहे हैं सर ये 1/2 है, इसको बना दो परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मुझे इसको लिखना होगा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस के 1 हो जाएगा और dx हो जाएगा, है ना सर। इसे अभी ऐसे ही चलने देते हैं, 1/2 dt अपॉन में t चलने देते हैं, क्योंकि अभी उसको थोड़ा ऐसे रूप में ले आओ ताकि आपको समझ में आए। और ये बन जाएगा 1 अपॉन में क्या बन जाएगा, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 प्लस 1, माइनस 1/4 प्लस 1 बेटा 3/4 हो जाएगा, जिसे आप लोग √3/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। आप ऐसे करके इसको फैक्टराइज कर सकते हो, है ना, परफेक्ट स्क्वायर्स में बदल सकते हो। सर अब आपको याद होना चाहिए क्या? सर कितना बड़ा सवाल है, मैं भी क्या करूं भाई। अब आप लोग जानते हो कि 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो स्पेशल इंटीग्रेशन से कितना होता है सर? 1 अपॉन में ए tan इनवर्स में x अपॉन में a होता है। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, हाँ या ना? आप कहेंगे हाँ सर पढ़ा हुआ है। मैं इसका इस्तेमाल करूंगा सेकंड वाले इंटीग्रेशन को इंटीग्रेट करने के लिए। सो यहां से हमारा आंसर हो जाएगा 1 अपॉन में 2 log mod t हो जाएगा। सर mod t कितना है? t हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, कोई परेशानी नहीं, प्लस 1 अपॉन में 2 1 अपॉन में a कितना है सर? a √3/2 है, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन में √3, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। और tan इनवर्स में क्या आ जाएगा? x कितना है सर? x प्लस 1/2 है, और a कितना है सर? √3/2 है, प्लस c आ जाएगा। ओके, ऐसा कुछ बन जाएगा x अपॉन में a। अब यहां देखिए दोस्त, इसे तो मैं एज इट इज रहने देता हूं कि ये 1/2 log में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है ना। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो प्लस 1 अपॉन में √3 आ जाएगा। और tan इनवर्स में बेटा इसका एलसीएम ले लोगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 2x प्लस 1 अपॉन में √3 आ जाएगा और प्लस c। दिस विल बी द आंसर ऑफ इंटीग्रल i। ये हमारे पास इंटीग्रल i की वैल्यू है, ओके, है ना। इंटीग्रल i की वैल्यू ये निकल कर आई। अब ये इंटीग्रल i कौन था सर? ये इंटीग्रल i तो हमने इसको माना था ना, इसको। अरे हाँ यार, इसको माना था। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? 2 अपॉन में अंडर द 2 अपॉन में x प्लस 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx माइनस इंटीग्रल i हो गया। ठीक है सर, सेपरेट करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ट्वाइस ऑफ लॉगरिदम x प्लस 1, ठीक है, माइनस ब्रैकेट्स में जो वैल्यू हम लोगों ने पीछे निकाली दैट इज 1/2 log x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, फिर प्लस 1 अपॉन में √3 tan इनवर्स में 2x प्लस 1 अपॉन में √3 प्लस c हो जाएगा। सो दिस इज द कंप्लीट आंसर बेटा, दिस इज द कंप्लीट आंसर। कि ये इतना अच्छा सवाल है जिसमें हमने क्या क्या लगाया, हम लोग पार्शियल फ्रैक्शंस का सबसे मुश्किल वाला कॉन्सेप्ट भी यूज किया। फिर उसके बाद हम लोगों ने इसमें एक अलग ही इंटीग्रल सॉल्व किया जिसमें पहले तो हम लोगों ने p और q कॉन्स्टेंट्स को निकाला, इधर देखो p और q कॉन्स्टेंट्स को निकाला। उसके बेसिस पे फिर मैंने स्टेप 2 का भी ऑपरेशन यूज किया। स्टेप 2 के साथ साथ मैंने स्पेशल इंटीग्रेशन का ऑपरेशन भी यूज किया। आप समझ रहे हो कि ये कितना बेहतरीन सवाल था। तो इस तरीके के सवाल आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, बट आपको सबसे ज्यादा मार्क्स यानी 6 मार्क्स तक यहाँ पर इस क्वेश्चन को अवॉर्ड किए जाते हैं। तो भाई मैं भी थक गया, आप थके कि नहीं थके? बिल्कुल नहीं थकना, है ना। थके नहीं है भाई, थके नहीं है, बस सवाल हमारे खत्म हो गए हैं। अब यही सारे सवालों को एक मैंने पूरा खाका दे दिया कि पार्शियल फ्रैक्शन से किस किस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं, कैसे कैसे आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। और अब आप क्या करें कि अब ये क्वेश्चंस तो रज के प्रैक्टिस करना है और साथ ही में जो डीपीपी में क्वेश्चन मिले वो भी प्रैक्टिस करने हैं दोस्त। सो मेरी तरफ से आपका पार्शियल फ्रैक्शंस का कॉन्सेप्ट हो जाता है क्लियर। अब हम लोग जाएंगे कहां पर? अब जाएंगे हम लोग अगले सेशन में, दैट इज बाई पार्ट्स के अंदर जाएंगे। तो कीप प्रैक्टिसिंग गाइस, कीप प्रैक्टिसिंग। बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है क्योंकि ये चैप्टर अब आप लोगों को पता चल रहा होगा कि कितनी वैरायटी की चीज़ें हैं और इसको सॉल्व करने के लिए उतनी ही वैरायटी के टेक्निक्स हमें लेकर आने पड़ते हैं। सो दैट वाज ऑल गाइस, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।